नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। पिछले हफ्ते मैं आपके समक्ष बजट का वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ था और इस हफ्ते मैं आप सभी के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्तमान परिवेश में जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है उसमें आर्थिक सर्वेक्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर हम देख पाते हैं कि लगातार आर्थिक सर्वेक्षण से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे डील किया जाए, इसको लेकर के हम आगे आने वाले वीडियोस में आपसे चर्चा करेंगे और आर्थिक सर्वेक्षण के समस्त पहलुओं पर चर्चा करते हुए, समस्त आंकड़ों पर चर्चा करते हुए आपके समक्ष एक प्रॉपर नोट्स प्रस्तुत करेंगे, जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसका फायदा आप ले सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो, जो कि वक्त की मांग पर आधारित है, जिसे हम कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 7, जो कि कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर आधारित है। तो हमें याद रखना है कौन सी सेवाओं पर आधारित है, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर आधारित है। उस वीडियो को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। अध्याय 7 एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने अध्याय 1 से चालू क्यों नहीं किया। तो अध्याय 1 से भी चालू कर सकते थे, लेकिन अध्याय 7 चूंकि बहुत विस्तृत चैप्टर है, बहुत बड़ा अध्याय है, इसलिए मैंने आज आप सभी के समक्ष अध्याय 7 प्रस्तुत करने का फैसला लिया। तो आइए प्रारंभ करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि अध्याय 7 में क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं, कौन कौन सी योजनाएं दी गई हैं और उन योजनाओं का, उन आंकड़ों का प्रयोग हमें अपनी परीक्षा के लिए कैसे करना है। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला स्लाइड। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो भारत की आधी से ज्यादा आबादी है वो ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। आप सभी को पता है कि भारत को गांव का देश कहा जाता है। तो भारत की आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण परिवेश में निवास करती है और अपनी आजीविका के निर्वहन के लिए वो कृषि कार्यों पर आधारित है। किस कार्यों पर आधारित है? तो कृषि कार्यों पर, चाहे वो किसी भी प्रकार से कृषि से जुड़े हुए हों, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी भारत की कृषि पर निर्भर करती है। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? तो कृषि पर निर्भर करती है। अर्थात 2,55,45,198, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है और वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से लगभग 3 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या पहुंच गई है, 2.92 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या पहुंच गई है, उसमें से 80% जनसंख्या किस चीज पर निर्भर करती है? तो कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। इसमें से 82% लघु और सीमांत कृषक है। ऐसे कृषक जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है, उन्हें कहा जाता है लघु या सीमांत कृषक। तो लघु और सीमांत कृषकों की संख्या कितनी हो गई है? 82%। इसके पहले के आंकड़ों में हम पाते थे कि इनकी जनसंख्या कितनी थी, इनकी संख्या कितनी थी? तो 78%, जो बढ़ करके कितनी हो गई है? 82%। और कुल कृषक परिवार जो कि पहले हुआ करते थे 37.46 लाख, 37.46 लाख, उनकी जनसंख्या भी बढ़ करके कितनी हो गई है? तो 40.10 लाख। अतः हम यह पाते हैं कि लघु और सीमांत कृषकों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कुल कृषक परिवारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इस कारण इस बार जो प्रश्न पूछा था पीएससी प्री में, कृषक परिवारों की संख्या 37.46 लाख परिवार है, तो वह अब बढ़ गई है। इस कारण शायद उस प्रश्न का उत्तर उसने गलत लिया था। तो याद रखना है कुल कृषक परिवार कितने हैं? तो 40.10 लाख। यदि प्रदेश के लगभग सिंचाई सुविधा के बारे में बात की जाए तो प्रदेश के लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण का इनिशियल डेटा कहता है। लेकिन हम पाते हैं कि लगभग 38 से 39% क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा विकसित की जा चुकी है। जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, इस अध्याय के अंदर जो सब चैप्टर्स है, जहां पर हम जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम पाते हैं कि इसकी संख्या में वृद्धि हो गई। तो यहां पर पुराने आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बढ़ते हैं भाई आगे। अगला क्या बोलता है? जिसमें से 57% नहरों से। तो बाहर में, अर्थात आर्थिक सर्वेक्षण के जो शुरुआती चैप्टर्स है वहां पे 52% दिया गया है, जबकि अंदर के चैप्टर्स में 57%। और वास्तविक स्थिति क्या है? तो वास्तविक स्थिति 57% तक जा पहुंची है। अतः नहरों से जो सिंचाई सुविधा है उसकी प्रतिशत कितना है? तो 57% है। 57% की संख्या तक हम पहुंच चुके हैं। नलकूप बाहर में कितना लिखा हुआ है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के शुरुआती पोर्शंस में 29% हिस्सा किसका बता रहा है? तो नलकूप का बता रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति क्या है? तो 40%। तो हमें थोड़ा सा यहां पे आंकड़ों को देख करके
समझ करके और संभल करके उपयोग करना है, क्योंकि अंदर के सब चैप्टर्स में आंकड़े थोड़ा सा सही दिए गए हैं। तो सही आंकड़े क्या है, 57% नहरों से सिंचाई हो रही है और 40% नलकूपों से सिंचाई हो रही है, ना कि 52% नहरों से और 29% नलकूपों से। तो इस आंकड़े को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना है। इसके बाद क्या बताया, इसके बाद बताया कि प्रदेश की लगभग 55% भाग में जो काष्ठ भूमि है उसकी जल धारण क्षमता बहुत कम है, जिसके कारण यहां पर सिंचाई साधनों के उपलब्ध ना होने के कारण दूसरी फसल लेना संभव नहीं। तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो 55% भूमि है, काष्ठ भूमि है, जहां पे कृषि कार्य किया जाता है, वहां की जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा कम है। वहां पे जिस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है उसकी जल धारण क्षमता बहुत कम है, और जल धारण क्षमता कम होने के कारण वहां पर बिना सिंचाई के साधनों के हम क्या नहीं कर सकते, तो दोबारा फसल नहीं ले सकते हैं। पहली फसल बस सिंचाई के सुविधा के कारण हम ले पा रहे हैं, तो दोबारा फसल नहीं ले सकते हैं, जिस कारण यहां पर वही आंकड़ा दिया गया है कि भाई छत्तीसगढ़ के 55% भाग ऐसा है जहां की जल धारण क्षमता कम है, जिस कारण बिना सिंचाई के साधनों के दूसरी फसल ले पाना संभव नहीं है। तो उस बारे में इसने चर्चा की। इसके बाद अगला तथ्य जो आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया वो ये है कि कृषि कर्मण पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, तो कृषि कर्मण पुरस्कार 2019-20 किस चीज के लिए प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य को, तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए। इस बार केवल धान के लिए, केवल दलहन के लिए या केवल तिलहन के लिए हमें यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। आपको पता है कि पहले धान के लिए हमें यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, दलहन के लिए भी यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, लेकिन इस बार पूरे के पूरे ओवरऑल खाद्यान्न उत्पादन के लिए हमें कृषि कर्मण पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में और देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसडीपी का प्रतिशत वितरण स्थिर भाव 2011-12 पर। हम क्या देख रहे हैं, स्थिर भाव पर जीएसडीपी का प्रतिशत विवरण, जिसमें पर्टिकुलर हम किस क्षेत्र पर बात करने वाले हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र और कृषि के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि मान लिया जाता है, इसके 5 घटक है। पहला घटक है फसल, दूसरा है पशुपालन, तीसरा घटक जो है वह है वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना, और चौथा घटक है मछली उद्योग, जबकि पांचवा घटक है खनन तथा उत्खनन। तो जब मैं इन पांचों घटकों की बात करता हूं तो पांचों घटकों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन यदि मैं केवल टर्म उपयोग करूं कृषि, तो इसमें यह पांचवा खनन और उत्खनन वाला घटक उपस्थित नहीं होता है, जिसमें केवल और केवल फसल, पशुपालन, वनोद्योग एवं मछली उद्योग, मत्स्य पालन शामिल होता है। तो कृषि में फसल, पशुपालन, वनोत्पाद और मत्स्य उत्पादन, ये इन चारों को मिलाकर के हम किसकी उपमा दे सकते हैं, किसकी संज्ञा दे सकते हैं, तो अपन कृषि की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन उसमें यदि मैं खनन उत्खनन को भी जोड़ दूं तो यह क्या हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, प्रतिशत विवरण देखने वाले हैं, किसका, जीएसडीपी का प्रतिशत वितरण, किसमें, स्थिर भाव 2011 में। तो एक प्रश्न सीधा सीधा यहां से उठता है कि स्थिर भाव किस आधार वर्ष पर लिया जाता है, तो 2011-12 आधार वर्ष पर लिया जाता है। अब आंकड़े यदि देखें तो फसलों की बात की जाए तो 2016-17 में कितना प्रतिशत हिस्सा था जीएसडीपी का, तो 12.61, फिर 2017-18 में 9.97, 10.21 18-19 में, 19-20 में 9.88, 20-21 में 10.78 और 20-21-22 में 10.09 अनुमानित किया गया। तो हमें क्या याद रखना है, तो पहले तो इसको याद रखना है कि कितना अनुमानित किया गया है, तो 10.09। इसके बाद दूसरा क्या याद रखना है कि विगत 5 वर्षों में, क्या याद रखेंगे, विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक जीएसडीपी का प्रतिशत किस वर्ष में रहा है। तो किस वर्ष में रहा है, आपको दिख रहा है यहां पे 10.78 है, यहां पे 9.88 है, यहां पे 10.21 है, यहां पे 12.61 है। तो 2016-17 में पिछले 5 साल में, वैसे तो 5 साल यहां पे खत्म हो जाता है, 1 2 3 4 5, लेकिन यदि 2016-17 ऑप्शन में दिया है तो आप 2016-17 लगा करके आएंगे, नहीं तो आपको क्या लगा करके आना है, 10.78 के हिसाब से 2020-21। तो आप क्या लगा करके आएंगे उत्तर को, 2020-21 में फसल का प्रतिशत वितरण जीएसडीपी में सबसे अधिक था। तो ये याद रखना है अपने को। अगला याद रखना है, सारे डेटाज याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल कितना ज्यादा था कितना कम है। और 5 वर्षों में देखें तो ये 12.61 है, फिर 9, फिर 10, फिर 9, फिर 10, फिर 10,
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां पे कैसी स्थिति है, तो उच्चावच की स्थिति है। तो विगत 5 वर्षों में कौन सी स्थिति बन रही है जीएसडीपी के प्रतिशत वितरण में, तो उच्चावच की स्थिति बन रही है मुख्यतः फसल में। अगर पशुपालन की बात की जाए तो पशुपालन 2016-17 में 1.46, 2017-18 में 1.57, 1.71 2018-19 में, 2019-20 में 1.78, 1.77 2020-21 में और 2021-22 में 1.63। तो ये आंकड़ा अपने को याद रखना है कि इस बार 2021-22 में जीएसडीपी में पशुपालन का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 1.63% हिस्सा है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1.46, 1.57, 1.71, 1.78, तो यहां पर भी उच्चावच की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और सर्वाधिक कहां पर है, तो 1.78 है, जो कि 2019-20 में सर्वाधिक है। यदि वनोद्योग एवं लट्ठे बनाने की बात की जाए तो यहां पे 3.38 है, यहां पे 3.03 है, यहां पे 3.02 है, यहां पे 2.93 है, यहां पे 3 है और यहां पे 2.74। तो इस बार कितना प्रतिशत हिस्सा है वनोद्योग एवं लट्ठे बनाने का, तो 2.74। कैसी स्थिति है, तो उच्चावच की स्थिति यहां पर भी दिखाई दे रही है, 3.38, 3.03, 3.02, फिर 2.93, फिर 3, फिर 2.74। अतः उच्चावच की स्थिति विगत 5 वर्षों में दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा तो यहां पर है, लेकिन 5 वर्षों की बात की जाए तो अपने को याद रखना है 2017-18। यदि मछली उद्योग की बात की जाए तो मछली उद्योग 1.81, 2.14, 2.05, 2.16, 2.34 और इस बार कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो 2.27% हिस्सा है किसका, मछली उद्योग का। तो हमें ये वाला आंकड़ा याद रखना है कि मछली उद्योग का जीएसडीपी में कितना योगदान है, तो 2.27%। अगर मैं बात करूं तो यहां पर कैसी स्थिति बन रही है, तो 1.81, 2.14, 2.05, 2.16, 2.34 और 2.27। अतः यहां पर भी उच्चावच की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत इस बार अर्थात 2021-22 में हमें देखने को मिलता है। यदि कृषि की बात की जाए, किसकी बात की जाए, कृषि की, तो कृषि क्या है, तो कृषि 1.11, 1.12, 1.2, 1.3 और 1.4 का मिश्रण है, योग है। अतः फसलें, पशुपालन, वनोद्योग एवं लट्ठे बनाना और मछली उद्योग को जोड़ देंगे तो हमें किसका आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा, तो कृषि के आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। तो 2017-18 में 16.70, 16.99, 16.75, 17.89 और 16.73। सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा 16.73 है। इस बार आपने को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कृषि, जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है, तो 16.73%, 16.73% कृषि का योगदान। यदि देखूं तो यहां पर भी उच्चावच की स्थिति देखने को मिल रही है। किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, तो उच्चावच की स्थिति यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त खनन, उत्खनन और प्राथमिक क्षेत्र के डेटा दिए गए हैं जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो वापस से ये वाला पूरा का पूरा टेबल आपके समक्ष में रखूंगा और वहां पर इस पर फिर से चर्चा करेंगे। इसके बाद क्या देखना है, तो इसके बाद देखना है जीएसडीपी का, छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है या कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर भाव 2011-12 पर। तो हम देख पाते हैं कि जो फसल है उस फसल में इस वर्ष 3.95% की वृद्धि देखी गई है। कितना वृद्धि देखी गई है, तो 3.95। पशुपालन की बात की जाए तो 2.27, 2.27% की वृद्धि देखी गई। यदि वनोद्योग एवं लट्ठे बनाने की बात की जाए तो 1.57% की वृद्धि देखी गई। मछली उद्योग की बात की जाए तो 7.68% की वृद्धि देखी गई। और सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो 3.88% की वृद्धि देखी गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसको हमें याद रखना है। आप ये देख पा रहे हैं कि इस वर्ष कोई भी ऋणात्मक वृद्धि नहीं देखी गई है, अर्थात इस बार ऋणात्मक वृद्धि नहीं है। इस बार केवल और केवल पॉजिटिव अर्थात धनात्मक वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। यह सबसे अच्छी बात है, अर्थात अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर आ रहा है और वापस से पटरी पर आते हुए लक्षण दिखा रहा है कि अब हम कैसे चलेंगे, तो स्पीड के साथ चलेंगे और गति से गति मिला करके, कदम से कदम मिला करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र का भी योगदान है, जहां पे 3.88% की वृद्धि इस बार दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में और देखते हैं भूमि उपयोग 2021-22। क्या देखने वाले हैं, भूमि उपयोग 2021-22। तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हमें पता है, तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर।
जबकि इस बार का कृषि का डेटा बताता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 140,449, मतलब 1,40,450 वर्ग किलोमीटर के आसपास। कितना याद रखेंगे, 1,40,450 वर्ग किलोमीटर आसपास क्या है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ का। यदि मैं देखूं कि किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल राजनांदगांव जिले में। कौन से जिले में, राजनांदगांव जिले में, जहां पर 8.02 लाख हेक्टेयर भूमि है। तो हम अभी कृषि भूमि की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सामान्य भूमि की बात कर रहे हैं, सामान्य भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में 1,40,450 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर के आसपास है। तो उस 1,40,450 वर्ग किलोमीटर में राजनांदगांव का हिस्सा कितना है, तो 8.02 लाख। और न्यूनतम कहां पे है, दुर्ग में 2.3 लाख हेक्टेयर। क्या याद रखेंगे, 2.3 लाख हेक्टेयर सामान्य भूमि कहां पर है, तो दुर्ग जिले में। तो इन दो आंकड़ों को अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्या बोलता है, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, तो वनों के अंतर्गत 18,58,011 हेक्टेयर। कितना, 18,58,011 हेक्टेयर क्या है, तो वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल। इसके बाद बात करते हैं शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्रफल, एक से अधिक बार अर्थात द्विफसली बोया गया क्षेत्रफल, और सकल या कुल बोया गया क्षेत्रफल। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मानिए ये मेरी कृषि भूमि है, क्या है, यह एक कृषि भूमि, एक और कृषि भूमि है। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कितने हेक्टेयर कृषि भूमि है, तो 10 हेक्टेयर कृषि भूमि। यहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और यह भी कितना है, तो 10 हेक्टेयर। ठीक है। अब यहां पर मैंने सामान्य कृषि के सीजन में क्या बोया, धान। ठीक, मैंने यहां पे धान बोया, और यहां पर भी मैंने क्या बोया, धान। तो पहले सीजन में, सीजन वन में मैंने कितने हेक्टेयर धान बोया, तो 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर, मतलब 20 हेक्टेयर में मैंने क्या बोया, धान। ठीक। उसके बाद चूंकि यहां पे काली मिट्टी है, चूंकि यहां पे लाल मिट्टी है, लाल मिली मिट्टी होने के साथ साथ सिंचाई के उपयुक्त साधन नहीं है। ठीक, काष्ठ भूमि वाला जो आपको डाटा बताया मैं, 45% क्षेत्रफल में सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण दूसरी फसल नहीं ली जा सकती। जबकि यहां पर क्या है, सिंचाई के साधन अच्छे तरीके से उपलब्ध हैं। तो यहां पे सिंचाई के साधन उपलब्ध है, यहां पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं। अब सीजन 2 आया, तो सीजन 2 में मैंने देखा कि यहां पर काली मिट्टी में 5 हेक्टेयर जो भूमि था, ये जो 5 हेक्टेयर भूमि है, वहां पे मैंने चना बो दिया। तो चना मैंने यहां पे बोया क्या, तो यहां पे मैंने चना नहीं बोया, यहां पे मैंने क्या बोया, चना। कितने हेक्टेयर में, 5 हेक्टेयर में। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो यहां पे मैंने कितने हेक्टेयर पे धान बोया था, तो 20 हेक्टेयर पे धान बोया था, और चना कितने हेक्टेयर पे बोया है, तो 5 हेक्टेयर पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर मेरे पास था 10 हेक्टेयर, यहां पे था 10 हेक्टेयर, दोनों 10 हेक्टेयर पे मैंने धान बोया। तो जिस भूमि पे मैंने धान बोया है, पहली बार सीजन 1 में मैंने जो धान बोया, वह भूमि क्या कहलाएगा, शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्रफल। क्या कहलाने वाला है, शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्रफल, जिसमें जितनी भूमि थी उतने पे ही मैंने क्या बो दिया, धान बो दिया। तो वह क्या कहलाया, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। उसके बाद मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मैंने क्या बोया, चना। तो मैंने वहां पे दोबारा बोया है क्या, धान बोने के बाद दोबारा दूसरी फसल ली है क्या, तो हां ली है। तो यह क्षेत्रफल कैसा क्षेत्रफल कहलाएगा, तो यह कहलाएगा द्विफसलीय क्षेत्रफल, जहां पे दोबारा फसल ली गई है, एक से अधिक बार क्या ली गई है, फसल ली गई। तो ये 5 हेक्टेयर जो मैंने सीजन 2 में बोया, वह कैसा क्षेत्रफल कहलाया, द्विफसलीय क्षेत्रफल। तो दोनों में अंतर समझ में आया होगा कि शुद्ध या नीरा क्षेत्रफल क्या होता है, जहां पर मैंने सीजन 1 में फसल ली, जितनी भूमि थी उतनी फसल ली, वह क्या कहलाया, शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्रफल। फिर दोबारा मैंने यहां पे चना बोया अगले सीजन में, जो कि कहलाया द्विफसलीय क्षेत्रफल। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, इस 20 को जोड़ दिया और इस 5 को जोड़ दिया, तो दोनों को मिलाकर के कितना हेक्टेयर हो गया, 25 हेक्टेयर। तो यह मेरा क्या कहलाएगा, कुल बोया गया क्षेत्रफल, जहां पर मैंने सकल या कुल बोया गया क्षेत्रफल, जहां पर मैंने टोटल चना और धान मिलाकर के कितना उत्पादन लिया है, यही क्या कहला रहा है, सकल बोया गया या क्षेत्रफल या कुल बोया गया क्षेत्रफल। आशा करता हूं आपको समझ में आया है। सबसे पहले हमने देखा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, तो ये कृषि भूमि थी 10 हेक्टेयर, और यहां पे मैंने सारे के सारे क्षेत्रफल में सीजन 1 में बो दिया धान, तो ये कहलाया आपका कौन सा क्षेत्रफल, तो
नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। इसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा सीजन आया, दूसरे सीजन में मैंने आधे क्षेत्रफल में 5 हेक्टेयर में क्या बो दिया, चना बो दिया। तो यह 5 हेक्टेयर क्या कहलाया, मेरा द्विफसलीय क्षेत्रफल। तो यदि मैं इस 10 हेक्टेयर और इस 5 हेक्टेयर को मिला दूं तो कितना हेक्टेयर हो गया, 15 हेक्टेयर, जो कि मेरा कुल बोया गया क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से हमने समझा नीरा बोया गया क्षेत्रफल, सकल क्षेत्रफल और द्विफसलीय क्षेत्रफल। आइए देखते हैं इनके आंकड़े क्या कहते हैं। तो इनका आंकड़ा कहता है कि छत्तीसगढ़ में शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्रफल, जहां पे केवल एक बार फसल ली गई है, पहले बार, वह कितना है, तो 46.22 लाख हेक्टेयर। तो शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 46.22 लाख हेक्टेयर। अगर मैं एक से अधिक बार की बात करूं, द्विफसलीय क्षेत्रफल की बात करूं, तो यहां पर है 10.89 लाख हेक्टेयर। कितना याद रखेंगे, 10.89 या 10.89 लाख हेक्टेयर। यदि कुल बोया गया क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है, तो 57.12 लाख हेक्टेयर। तो अगर मैं एक बार की बात करूं तो एक बार मैंने कितना लिया, 46.22 लाख हेक्टेयर। दोबारा मैंने कितने हेक्टेयर में लिया, तो 10.89। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास कितना आंकड़ा आ जाएगा, 57.12 लाख हेक्टेयर। इस प्रकार हम देखते हैं कि सकल बोया गया क्षेत्रफल और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और द्विफसलीय क्षेत्रफल। आइए इनसे संबंधित कुछ आंकड़े और देखते हैं। इससे संबंधित आंकड़ा क्या है भाई, तो इससे संबंधित आंकड़ा है, सबसे पहले नीरा बोया गया क्षेत्रफल देखेंगे, फिर द्विफसलीय क्षेत्रफल देखेंगे और देखेंगे सकल क्षेत्रफल या कुल बोया गया क्षेत्रफल। तो यहां पर बात है फसल का कुल बोया गया क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है। तो यदि मैं यहां पर नक्शा बनाऊं आप लोगों की आसानी के लिए, तो हम देखते हैं कि यहां पर राजनांदगांव, ये जो राजनांदगांव वाला हिस्सा है वो सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल कहां पर सर्वाधिक है, तो राजनांदगांव जिले में। अर्थात ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है यहां पर हम देख पाते हैं कि सर्वाधिक कुल बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया मतलब द्विफसलीय क्षेत्रफल और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल दोनों को मिला करके। दूसरे नंबर पर कौन है, बेमेतरा। कौन सा स्थान है, तो बेमेतरा जिले का स्थान है। तो अपने को याद रखना है, नंबर 1 पे है अपना राजनांदगांव, नंबर 2 पर है बेमेतरा। यदि न्यूनतम की बात की जाए तो नीचे नारायणपुर, 28 जिले का आंकड़ा है ये। तो 28 जिलों के हिसाब से सबसे कम कृषि भूमि कहां पर है, कुल बोया गया क्षेत्रफल कहां पे, तो नारायणपुर पे। और नंबर 2 पे कौन है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, अर्थात 27वें नंबर का जिला कौन है, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जहां पे केवल 69,623 हेक्टेयर कृषि भूमि है और नारायणपुर में केवल 25,848 हेक्टेयर कृषि भूमि है। यदि बात की जाए राजनांदगांव जिले की तो 5.43 लाख हेक्टेयर और बेमेतरा की 3.95 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसके बाद बात करते हैं अगला, जो कि है नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो क्या याद रखना है, नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भी सर्वाधिक कहां पे है, तो राजनांदगांव जिले में। तो राजनांदगांव जिले में 3.68 नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, अर्थात एक बार कृषि का कार्य किया गया भूमि कितना है, तो नीरा या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो कि 3.68 लाख हेक्टेयर है राजनांदगांव जिले में। आगे देखते हैं जांजगीर चांपा जिला, नंबर 2 पे कौन सा जिला है, तो जांजगीर चांपा जिला। ये यहां पे ऐसा जिला है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा नंबर 2 पे है जिसमें 2.61 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसके बाद न्यूनतम की बात की जाए तो वही आंकड़े रिपीट होते हैं, नारायणपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही, जहां पे 25,551 और 64,902 क्रमशः हेक्टेयर कृषि भूमि है जो कि शुद्ध बोएगा क्षेत्रफल के तौर पर उपस्थित। इसके बाद द्विफसलीय बोया गया क्षेत्रफल देखते हैं, क्या देख रहे हैं अपन, द्विफसलीय बोया गया क्षेत्रफल। तो द्विफसली बोया गया क्षेत्रफल हम देखते हैं ऐसा क्षेत्रफल जहां पे दोबारा फसल लिया गया, बार बार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो अधिकतम कहां पे है, राजनांदगांव, उसके बाद नंबर 2 पे कौन है, बेमेतरा। तो जो शुद्ध बोया कुल बोया गया क्षेत्रफल वाला हिस्सा है वही वाला आंकड़ा यहां पे रिपीट हो गया, राजनांदगांव और बेमेतरा। यहां पर भी राजनांदगांव बेमेतरा था, यहां पर भी राजनांदगांव बेमेतरा। न्यूनतम में बीजापुर और नारायणपुर आ गए। बीजापुर में 74 हेक्टेयर और नारायणपुर में 297 हेक्टेयर कृषि भूमि है, ऐसी है जहां पर दोबारा फसल ली गई। इसके पीछे का कारण समझने योग्य, मिट्टी प्रॉपर नहीं पाई जाती। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल रेतीली या लाल दोमट मिट्टी पाई जा रही है। नारायणपुर बीजापुर क्षेत्र में मुख्य तौर पर लाल रेतीली या लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है जिसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा कम होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं वहां पे प्रॉपर टेरेन नहीं है, वन अधिक है। तो वन अधिक है जिसका सीधा प्रभाव क्या पड़ता है, अगर वन अधिक है तो कृषि भूमि न्यून होगी। तो वन अगर अधिक है तो कृषि भूमि की न्यूनता के कारण इस क्षेत्र में द्विफसली क्षेत्रफल भी कम है। और नारायणपुर में आप देख पा रहे हैं कि कुल बोया गया क्षेत्रफल या शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल दोनों के दोनों कम है।
आशा करता हूं ये सारे आंकड़े आपको समझ में आए हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड क्या बताता है? अगला स्लाइड सिंचित क्षेत्रफल की दिशा में बताता है। क्या बता रहा है? तो सिंचित क्षेत्रफल के बारे में अपने को बता रहा है। मैं आपके आसानी के लिए यहां पे नक्शा बनाता हूं। सबसे पहले हमें यह समझना है सिंचित क्षेत्र क्या होता है। तो जैसा कि हम सबने यहां पे समझा था, एक बार यहां पर देखिए, हमने समझा था कि ये क्या है? कृषि भूमि है। कैसी भूमि है? तो कृषि भूमि है। जहां पर हमने बोया तो केवल बोने से काम हो जाएगा क्या? क्या फसल का उत्पादन केवल और केवल बीज बोने से हो सकता है क्या? नहीं, उसके लिए प्रॉपर पानी की सप्लाई करनी पड़ेगी, अर्थात सिंचाई करना पड़ेगा। तो अब हम सिंचाई की बात कर रहे हैं कि भाई सिंचाई कहां पर अधिक किया गया है, कहां पर न्यूनतम किया गया। तो अगर मैं एक बार मान लो ये 10 हेक्टेयर कृषि भूमि है, यहां पे मैंने सिंचाई कर दिया सीजन 1 में, तो ये मेरा क्या हुआ? शुद्ध सिंचित क्षेत्र। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा। ये कैसा क्षेत्र हुआ? शुद्ध सिंचित क्षेत्र। यदि मैं यहां पे दोबारा दूसरे सीजन में जब मैंने चना लगाया तो भी यहां पर 5 हेक्टेयर में मैंने क्या कर दिया? सिंचाई कर दिया। तो 5 हेक्टेयर में मैंने जो सिंचाई किया वह कैसा सिंचाई होगा? द्विफसलीय सिंचाई। कैसी सिंचाई होगी? द्विफसलीय सिंचाई। और यदि मैं दोनों को जोड़ देता हूं, अर्थात 10 हेक्टेयर प्लस 5 हेक्टेयर को जोड़ देता हूं, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? कुल सिंचित क्षेत्र। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो अपन ने बोया गया वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, वही सिंचाई में भी लागू होगा। यदि एक बार सिंचाई की जाती है तो शुद्ध या नीरा सिंचित क्षेत्र, 2 बार सिंचाई की जाती है तो द्विफसलीय सिंचित क्षेत्र, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कुल सिंचित क्षेत्र। तो उसी आंकड़े के बारे में हम चर्चा करने वाले। आइए सबसे पहले देखते हैं सिंचित क्षेत्र 2020-21। तो एक कब का सिंचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं? 2020-21। तो शुद्ध सिंचित क्षेत्र इस बार कितने हैं? शुद्ध सिंचित क्षेत्र ऐसा सिंचित क्षेत्र जहां पर केवल एक बार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो यह कितना है? तो 15.98 लाख हेक्टेयर, जो कि कितना प्रतिशत है? तो 35%। तो परसेंट वाइज अपने को याद रखना है 35%, और क्षेत्रफल के हिसाब से कितना याद रखेंगे? 15.98 लाख हेक्टेयर। क्या? शुद्ध सिंचित क्षेत्र जहां पर केवल और केवल एक बार सिंचाई सुविधा पहुंची है, और यह सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अगर मैं बात करूं नहरों के माध्यम से, तो नहरों के माध्यम से 57, शुरुआत वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट स्लाइड में, कि नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधा कितने प्रतिशत की गई है? तो 57%, जो कि कितना है? तो 9.1 लाख हेक्टेयर। अगर मैं नलकूप के माध्यम से सिंचाई की बात करूं तो 40.5%, जो कि है 6.4 लाख हेक्टेयर। तालाबों के माध्यम से सिंचाई की बात करूं तो यह है 1.6%, जो कि 26,000 हेक्टेयर। और कुओं के माध्यम से सिंचाई की बात करूं तो 0.8%, जो कि है 14,000 हेक्टेयर। यहां पे अपने को क्रम याद रखना है, एनटीपीसी। क्या याद रखेंगे? एनटीपीसी। एन से नहर, टी से ट्यूबवेल अर्थात नलकूप, पी से पॉन्ड अर्थात तालाब, और सी से कुआं। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे एनटीपीसी, नहर, ट्यूबवेल, पॉन्ड और कुआं। ये क्रम अपने को याद रखना है। अगर नहर के हिसाब से देखें तो 57%, नलकूप 40.5%, तालाब 1.6% और कुआं 0.8%। यहां से निरंतर प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि नहर के माध्यम से सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, या नहर के माध्यम से कितने प्रतिशत क्षेत्र को सिंचित किया गया है? तो अपने को याद रखना है 57%। नलकूप के माध्यम से कितना प्रतिशत? तो 40%। यदि बात की जाए तालाब के माध्यम से तो 1.6% और कुएं के माध्यम से तो 0.8%। तो कुएं की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है और कुएं से सिंचाई क्षमता निरंतर कम होता जा रहा है, न्यून होता जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, पानी का सूखना, नए कुएं का निर्माण ना होना, और भी बहुत सारे रीजन है, भूजल स्तर में कमी आना। इस प्रकार की चीजों के कारण कुओं से सिंचाई क्षमता निरंतर न्यून होती जा रही है और तालाबों की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है, जबकि नहर और नलकूप की मात्रा बढ़ती जा रही है। बढ़ते हैं भाई अगले तथ्य की दिशा में। अगला तथ्य क्या बताता है? कुल सिंचित क्षेत्र के बारे में बताता है। कुल सिंचित, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन गया? कुल, अर्थात शुद्ध क्षेत्रफल, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल और शुद्ध और द्विफसलीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया? कुल सिंचित क्षेत्र। तो छत्तीसगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 21.4 लाख हेक्टेयर। 21.4 लाख हेक्टेयर कुल बोया गया क्षेत्रफल का 37% क्षेत्रफल सिंचित करता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 21.4 लाख हेक्टेयर, जो कुल बोए गए क्षेत्रफल का केवल और केवल 37% हिस्सा है। तो अभी भी अपने को लगभग 63% सिंचाई क्षमता विकसित करनी है। तो कितने परसेंट? 63%। कुल बोया गया क्षेत्रफल का 63% क्षेत्रफल में सिंचाई क्षमता विकसित करनी है, नहीं तो
ज्यादा पैदावार, ज्यादा उत्पादन नहीं ही हो पाएगा। तो बढ़ते हैं भाई इसमें आंकड़ों की दिशा में। तो आंकड़ा क्या कहता है, कुल सिंचित क्षेत्र कहां पर अधिक है, तो कोरबा में। आप देखते हैं कोरबा में, यहां पर कोरबा है, हसदेव नदी यहां से आ रही है, बहुत सारी नदियां यहां से बह करके आ रही है। यहां पर मुख्य तौर पे दर्री बैराज है, मुख्य तौर पे मिनी माता हसदो बांगो परियोजना यहां पर स्थित है, जिस कारण इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बहुत ज्यादा विकसित है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्रफल के हिसाब से कहां पर हो रही है, तो कोरबा में। नंबर 2 पे कौन है, तो बेमेतरा। तो बेमेतरा जिला यहां पर स्थित है, जहां से शिवनाथ नदी निकलती है और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां यहां से बहती हैं, जिस कारण भी इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती है। तो इस कारण आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से सिंचाई सुविधा की बात करूं तो कोरबा में सर्वाधिक है और नंबर 2 पर बेमेतरा है। यह आंकड़ा चेंज हुआ है, तो इस आंकड़े को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखना है। न्यूनतम कहां पे है, तो दंतेवाड़ा और नारायणपुर, जो कि बहुत ज्यादा क्लियर है। ये दंतेवाड़ा और ये नारायणपुर। तो नारायणपुर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि इस क्षेत्र में नदियों का अभाव है, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में नहर बना नहीं सकते, नलकूप खोद नहीं सकते। किस चीज से हो सकता है, तो भाई इस क्षेत्र में पर्टिकुलर तालाब और कुओं के माध्यम से सिंचाई होती है, जिस कारण इस क्षेत्र में सिंचाई क्षमता उतनी ज्यादा विकसित नहीं है। इसलिए आप देख पा रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से कि यहां पर न्यूनतम कुल सिंचित क्षेत्रफल है दंतेवाड़ा में और नारायणपुर। अगर मैं प्रतिशत के आधार पे बात करूं, परसेंटेज के आधार पे बात करूं किसकी, कुल सिंचित क्षेत्रफल की, तो अधिकतम अगेन कोरबा, नंबर 2 पे रायपुर। तो ये आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिशत के हिसाब से आपसे पूछता है कि यहां पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में है, तो अपने को याद रखना है कोरबा जिला, वही वाला, और दूसरा है रायपुर जिला। तो रायपुर जिले में भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, समोदा बैराज है और भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जिसके माध्यम से खारून नदी भी यहां बैठती है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उन्नत है, विकसित है। तो याद रखना है। अगेन दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा की, वहां पर न्यूनतम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र, जहां पर केवल एक बार सिंचाई की गई है, तो ऐसा क्षेत्रफल कहां पर है, तो अधिकतम कोरबा, नंबर 2 पे रायपुर, जिसका कारण अपन ने पहले स्पष्ट कर लिया। न्यूनतम कहां पे है, तो दंतेवाड़ा, नारायणपुर। ये किसके हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। यदि प्रतिशत के आधार पे बात किया जाए तो अगेन कोरबा और रायपुर अधिकतम, और दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा नंबर न्यूनतम वाला आंकड़ा हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं ये स्लाइड भी आप सभी को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। ये इन आंकड़ों को हमें याद रखना है, आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो व्यापम की कोई भी परीक्षाएं हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, चाहे वो पीएससी प्री की आने वाली परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं के लिए आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले स्लाइड की दिशा में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड किस बारे में बताता है, तो अगला स्लाइड प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है, प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल। यदि मैं बात करूं सबसे पहले प्रमुख फसल जो छत्तीसगढ़ में लिए जाते हैं उनके नामों के, तो अनाज है धान, मक्का, गेहूं, कोदो कुटकी, ज्वार, जौ और छोटे अनाज। यदि मैं बात करूं दलहन की, तो चना, तिवड़ा या लाखड़ी, उड़द, अरहर, कुल्थी, मूंग मोट। यदि मैं बात करूं तिलहन फसलों की, तो सोयाबीन, राम तिल, राई या सरसों, अलसी, इस प्रकार की चीजें मुख्य तौर पे तिलहन फसलों के तौर पे ली जाती है। और नकदी फसलों में गन्ना और कपास जैसी फसलें ली जाती है। तो इस बार अर्थात कृषि वर्षांत 2020-21 के अनुसार जून 2021 तक हम ये देखते हैं कि इस बार कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में ली गई थी। क्या याद रखना है, कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में ली गई थी, अर्थात कौन सी फसल को सर्वाधिक मात्रा में बोया गया था। तो याद रखना है अनाज। सबसे पहले हम देख रहे हैं अनाज। तो अनाज में सबसे ज्यादा किसको लिया गया इस बार, तो धान को लिया गया। सबसे ज्यादा इस बार लगाया गया किसको, तो धान को लगाया गया। नंबर 2 पे किसको लगाया गया, गेहूं को। नंबर 3 पे मक्का, नंबर 4 पे कोदो कुटकी, नंबर 5 पे छोटे अनाज, नंबर 6 पे ज्वार, नंबर 7 पे जौ। सबसे ज्यादा इस बार धान की खेती की गई है। गेहूं की खेती नंबर 2 पे की गई है, मक्का की खेती नंबर 3 पे, कोदो कुटकी की नंबर 4, छोटे अनाज नंबर 5 और ज्वार और जौ की उसके बाद क्रमशः ली गई। इसके बाद यदि मैं बात करूं दलहन फसलों की, तो दलहन फसलों में सबसे ज्यादा इस बार लगाया गया है चना, फिर लगाया गया लाख या तिवड़ा, उसके बाद लगाया गया उड़द, उड़द के बाद तुअर, तुअर के बाद कुल्थी और कुल्थी के बाद मूंग मोट। तो अपने को यह याद रखना है सबसे ज्यादा क्या लगाया गया है, तो अनाज में लगाया गया है धान, दलहन में लगाया गया है चना, तिलहन में लगाया गया है सोयाबीन। तिलहन में क्या लगाया गया है, तो सोयाबीन। नंबर 2 पे राई या सरसों, नंबर 3 पे राम तिल, नंबर 4 पे मूंगफली, नंबर 5 पे तिल और नंबर 6 पे अलसी। नकदी फसलों में क्या लगाया गया, तो गन्ना लगाया गया।
एक चीज अपने को याद रखने योग्य बात वो है, ये है कि अभी प्रश्न को थोड़े से घुमाने की प्रवृत्ति आ गई है, तो उस क्रम में चना ना पूछ करके क्या पूछता है, निम्न में से कौन सा फसल, दलहन फसल सबसे ज्यादा लगाया गया है, जिसमें ऑप्शन नहीं देगा चना का, तो चने का ऑप्शन नहीं देगा, तो नंबर 2 को लगाना पड़ेगा अपने को। तो नंबर 2 कौन है, लाख या तिवड़ा। तो अपने को याद रखना है नंबर 2 और नंबर 3 तक। उसके बाद की चीजों को आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन नंबर 1 पे सोयाबीन, नंबर 2 पे राई सरसों और नंबर 3 पे राम तिल, इन सारी चीजों को अपने को याद रखना ही पड़ेगा। वैसे ही यहां पे दलहन में चना, चना के बाद लाख तिवड़ा और उड़द को अपने को याद रखना ही पड़ेगा। यदि मैं बात करूं अनाज की, तो धान, गेहूं और मक्का को अपने को याद रखना ही पड़ेगा। यदि मैं ओवरऑल देखूं इन सारे फसलों को, अगर मैं यहां पे अनाज, दलहन और तिलहन और नकदी फसल को हटा दूं, मैं बोलूं कि सारे फसल समान है, उस स्थिति में सबसे ज्यादा क्या बोया गया ये भी पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा बोया गया है धान। मैक्सिमम का क्रम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बोया गया है धान, धान के बाद बोया गया है चना, चना के बाद बोया गया है लाख और तिवड़ा, और लाख और तिवड़ा के बाद बोया गया है गेहूं। तो इन चार का क्रम अपने को याद रखना ही रखना है। सबसे ज्यादा धान, धान के बाद चना, चना के बाद लाख या तिवड़ा और लाख और तिवड़ा के बाद गेहूं। अभी हम बात किए हैं बोया गया की, ना कि उत्पादन की। अगला स्लाइड हम जो देखेंगे वो उत्पादन का, ये तो अपन ने लगा दिया। अब उत्पादन भी तो होगा कि कौन से फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है या कौन से फसल का न्यूनतम उत्पादन हुआ है। तो याद रखना है उत्पादन वर्ष 2020-21 के अनुसार इस बार सबसे ज्यादा अनाज कौन सा उत्पादित हुआ है, तो धान। सबसे ज्यादा धान बोए भी थे और सबसे ज्यादा धान उगा भी है। ठीक, नंबर 2 पे क्या है, तो मक्का है। नंबर 3 पे गेहूं। तो पहले ये क्रम क्या हुआ करता था, धान, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद कोदो कुटकी। तो यही क्रम इस बार भी रिपीट हुआ है, लेकिन बोए गए में अपन देख पा रहे हैं कि वो क्रम रिपीट नहीं हुआ है। धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद मक्का है। तो याद रखना है भाई, इस बार चीजें थोड़ी सी परिवर्तित हुई हैं। तो धान, मक्का, गेहूं, कोदो कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार और जौ, इस बार सर्वाधिक उत्पादन इन अनाजों का हुआ है। यदि दलहन फसलों की बात की जाए तो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है चना का, चना के बाद लाख और तिवरा, उसके बाद उड़द, उड़द के बाद तुअर, तुअर के बाद कुल्थी, कुल्थी के बाद मूंगमोट। तो यहां पे भी अपने को तीसरे तक आंकड़े को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं तिलहन। तो आपसे पूछा जाता है निरंतर, तिलहन बहुत फेवरेट प्रश्न है, पूछा जाता है सर्वाधिक तिलहन फसल का उत्पादन निम्न वर्ष में कब कौन सी फसल का हुआ है। तो याद रखना है सोयाबीन, इस बार सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का हुआ है। नंबर 2 पे मूंगफली, नंबर 3 पे राई सरसों, नंबर 4 पे तिल, फिर राम तिल, फिर अलसी। तो इसका क्रम बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, इसको अपने को याद रखना है। ठीक, यदि नकदी फसलों की बात की जाए तो गन्ना। अब मैं बात करूं ओवरऑल, यहां पे फिर से समानता की भाव ला देते हैं और समानता की भाव ला करके देखते हैं। तो मैक्सिमम क्रम में हम पाते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है धान का, धान के बाद हुआ है मक्का, मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद चना, चना के बाद किसका उत्पादन हुआ है, तो लाख और तिवड़ा का। तो याद रखना है धान सर्वाधिक उत्पादन, फिर मक्का, मक्का के बाद गेहूं, गेहूं के बाद चना, चना के बाद लाख और तिवड़ा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड भी कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड है। अभी हम बहुत सारे आंकड़ों पर डील कर रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान ना हो, आंकड़े याद करना पड़ेगा। ये चैप्टर आंकड़ों का ही चैप्टर है, इससे हमें छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, समझ विकसित होती है, कहां पे भाई ज्यादा सिंचाई हो रहा है, कहां पे बोया गया ज्यादा है, कौन सी फसल ज्यादा बोई जा रही है, कौन सी फसल कम बोई जा रही है। तो एज अ प्रशासक, एक प्रशासक के दृष्टिकोण से आपको ये सारे के सारे आंकड़े पता होना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। तो उस हिसाब से हम इन आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फसलों का अधिकतम उत्पादन वर्ष। क्या देख रहे हमारे हैं, फसलों का अधिकतम उत्पादन वर्ष। अभी हमने क्या देखा, इस वर्ष कौन कौन से फसल उत्पादित हुए, क्रम क्या है। इसके बाद हम देख रहे हैं विगत 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में कौन सा फसल किस वर्ष सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। मान लेते हैं कि 2016-17 है, 17-18 है, 18-19 है, 19-20 है और 20-21 है। इन 5 वर्षों में मान लेते हैं गन्ना यहां पे उगा था 10, यहां पे उगा था 12, यहां पे उगा था 15, यहां पे उगा था 13 और यहां पे उगा है 11। तो इस आधार पे आप देख पा रहे हैं कि 2018-19 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था इसका। तो ये वैसा ही है, विगत 5 वर्षों में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहां पे हुआ था, 2016-17 में। अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो सबसे कम यहां पे 10 उगा है, जो कि कब उगा था, 2016-17 में। तो ये न्यूनतम आंकड़ा है। तो इन दोनों आंकड़े को अपन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि विगत 5 वर्षों में कौन सा फसल
या कौन सा अनाज या कौन सा दलहन या कौन सा तिलहन किस वर्ष में सर्वाधिक उत्पादन दिया था और किस वर्ष में न्यूनतम उत्पादन दिया था, इस आंकड़े को हम देखने वाले हैं। परीक्षा में निरंतर यह आंकड़ा पूछा जाता है, इसलिए आपके समक्ष मैं ये आंकड़े रख रहा हूं। 2016-17 में गन्ना, सोयाबीन, लाख, तिवड़ा या उड़द और उड़द ये सारे के सारे फसल सर्वाधिक उत्पादन दिए थे। तो उस वर्ष में 2016-17 में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, सोयाबीन का, लाख, तिवड़ा का और उड़द का। 2018-19 की बात की जाए तो 2018-19 में गेहूं, चना, मूंगफली और राई का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, जबकि 2020-21 की बात की जाए तो धान और मक्का का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिला था। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर रहे हैं न्यूनतम उत्पादन की। मैंने आपको बताया यहाँ पे 10 किस कब 2016-17, तो वैसे ही आंकड़ा है। तो 2017-18 में गन्ने का न्यूनतम उत्पादन हुआ था, सोयाबीन का न्यूनतम उत्पादन हुआ था, धान का न्यूनतम उत्पादन हुआ था और मूंगफली का कुछ कारणवश यहां पे न्यूनतम उत्पादन हुआ था। 2018-19 की बात करें तो मक्का का न्यूनतम उत्पादन हुआ था। 2019-20 की बात करें तो गेहूं और लाख का न्यूनतम उत्पादन हुआ था और 2020-21 की बात करें तो चना का न्यूनतम उत्पादन देखने को मिला था। तो इस प्रकार हमने देखा कि 17-18 में इतने सारे फसल, 18-19 में मक्का, 19-20 में गेहूं और लाखड़ी और 20-21 में चना का न्यूनतम उत्पादन देखने को मिला था। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड औसत उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है? औसत उत्पादन। अभी औसत उत्पादन क्या है? तो यहां पर मेरा एक खेत है भाई, ठीक, कितना हेक्टेयर? 10 हेक्टेयर। इस 10 हेक्टेयर से मैंने 10 किलो का उत्पादन किया। कितने का उत्पादन किया? 10 किलो का। ठीक, मान लो ये 5 हेक्टेयर एक और खेत है, इस 5 हेक्टेयर से मैंने 5 किलो का या 6 किलो का औसत उत्पादन किया। तो 5 हेक्टेयर से 6 किलो और 10 हेक्टेयर से 10 किलो का औसत उत्पादन हुआ है मेरा। औसत नहीं, यहां से 10 किलो का उत्पादन, यहां से 6 किलो का उत्पादन। अब यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, 10 हेक्टेयर प्लस 5 हेक्टेयर तो कितना हेक्टेयर हो गया? 15 हेक्टेयर। और उत्पादन को जोड़ दूं तो 10 किलो प्लस 6 किलो तो कितना किलो हो गया? 16 किलो। अब यदि मैं 16 को 15 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या निकल जाएगा? या 15 को 15 से, यहां पे भी 15 ही, 5 किलो ही रखते हैं, यहां पे भी 5 किलो ही रखते हैं, तो कितना हो गया? 15 को 15 किलो से डिवाइड कर देता हूं तो प्रति किलो कहां से प्राप्त हुआ? मुझे प्रति हेक्टेयर से प्राप्त हुआ। तो 1 हेक्टेयर से मुझे कितने किलो की प्राप्ति हो रही है? औसतन 1 किलो की प्राप्ति हो रही है। तो वही आंकड़ा है कि प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम अनाज की प्राप्ति हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला आंकड़ा है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं धान। तो धान का कितना? 3197 इस वर्ष 3197 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की प्राप्ति हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। यदि मक्के की बात करें तो 3552 हेक्टेयर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि गेहूं की बात की जाए तो 1549 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ज्वार की बात की जाए तो 1501 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यदि दलहन देखा जाए तो दलहन में चना 822 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तुअर 599 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तिलहन की बात की जाए तो सोयाबीन 734 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अन्य की बात की जाए तो गन्ना 5202, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और कपास याद रखना है 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हुआ है। यदि मैं ओवरऑल देखूं मैक्सिमम का क्रम, तो आप देख रहे हैं गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है 5209। उसके बाद मक्का नंबर 2 पे है 3552 और नंबर 3 पे है धान। तो इसी क्रम को मैंने यहां पे आपके सामने प्रस्तुत किया, आपके समक्ष प्रस्तुत किया, मैक्सिमम का क्रम। तो गन्ना, मक्का और धान। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड क्या बताता है? तो अगला स्लाइड फिर से आंकड़ों का है और औसत उत्पादन के ही आंकड़ों का है, जो कि है फसलों का अधिकतम औसत उत्पादन। अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में औसत उत्पादन के बारे में बात की, तो अगेन हम देखने वाले हैं कि ये जो औसत उत्पादन है किस वर्ष में सर्वाधिक हुआ था और किस वर्ष में न्यूनतम हुआ था। तो 2016-17 में चना का औसत उत्पादन सर्वाधिक था। 2019-20 में तुअर, सोयाबीन और गन्ना का औसत उत्पादन सर्वाधिक था। 2020-21 में धान, मक्का, गेहूं, ज्वार और कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक था। यदि फसलों के न्यूनतम औसत उत्पादन वर्ष की बात की जाए तो 2016-17 में मक्का और गन्ने का, 2017-18 में धान, मक्का, तुअर और सोयाबीन। अभी आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि मक्का यहां पर भी है, मक्का यहां पर भी है, तो दोनों ही वर्ष में समान औसत उत्पादन हुआ था मक्के का, जो कि न्यूनतम है विगत 5 वर्षों में। तो दोनों ही वर्षों में मैंने मक्के का नाम डाला है। तो 2017-18 में धान, मक्का, तुअर और सोयाबीन। 2018-19 में क्या याद रखना है? ज्वार और कपास। 2019-20 में क्या याद रखेंगे? गेहूं और चना। तो इन आंकड़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड, अब आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़ों का क्रम हुआ खत्म। अब बात करते हैं कुछ योजनाओं की। तो उन योजनाओं में सबसे पहला है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार।
किस बारे में बात कर रहे हैं? सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार, जिसके कुल 6 घटक है, जिसमें से 5 महत्वपूर्ण है। तो उन 5 महत्वपूर्ण घटकों को मैंने आपके सामने लिखा है। आइए देखते हैं वो घटक क्या क्या है। तो पहली बात तो यह है, प्रदेश में समस्त सिंचाई साधनों से 36% सिंचाई क्षमता है, जो कि एक पुराना आंकड़ा है, 38% के आसपास पहुंच गया है, जिसको अपन जल संसाधन वाले चैप्टर पे आगे देखेंगे। तो सबसे पहला जो घटक है वो है शाकंभरी योजना, दूसरा घटक है लघु सिंचाई नलकूप योजना या किसान समृद्धि योजना, तीसरा है सूक्ष्म सिंचाई योजना, चौथा है लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना और पांचवा है हरित क्रांति विस्तार योजना। तो यहां पर मुख्य तौर पे हम देखेंगे शाकंभरी सूक्ष्म सिंचाई योजना, बाकी महत्वपूर्ण उतने ज्यादा नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शाकंभरी योजना क्या है। तो लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु क्या दिया जाता है? तो कुछ अनुदान दिया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसको? तो लघु और सीमांत कृषकों को। लघु और सीमांत कृषकों को यहां पर सीमा बांध दी गई कि सारे किसानों को प्राप्त नहीं होगा, केवल और केवल लघु किसानों को प्राप्त होगा और सीमांत कृषकों को प्राप्त होगा। तो लघु और सीमांत कृषकों को क्या प्राप्त हो रहा है? अनुदान प्राप्त हो रहा है। किसके लिए? नलकूप उत्खनन के लिए और उसके अलावा उसके लिए पंप की स्थापना के लिए। तो पहले गड्ढा भी खोदना है और गड्ढा खोदने के पश्चात उसमें पंप लगा करके सिंचाई सुविधा को विकसित करना है, जिसके लिए हम कौन सी योजना चला रहे हैं? शाकंभरी योजना चला रहे हैं। इसके बाद अगला है सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना सभी वर्ग के लोगों के लिए है। सबसे पहला चीज तो यह है सभी वर्ग, चाहे वो एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, सारे वर्ग के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें भी कुछ सीमा लगाई गई है। क्या सीमा है? लघु और सीमांत कृषकों को। तो वर्ग तो सारे हैं, लेकिन यहां पर कृषकों की सीमा में बांध दिया गया है, जहां पर लघु और सीमांत कृषकों को क्या किया जाएगा? सिंचाई व नकदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु स्प्रिंकलर पर, किस पर? स्प्रिंकलर पर, जिससे क्या किया जा सके? नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जा सके और ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर से सिंचाई की जा सके, जिसके लिए 70% अनुदान किसको मिलेगा? लघु और सीमांत कृषकों को। तो लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% अनुदान, जिसमें से 33% मध्य केंद्र का रहेगा और 37% मध्य राज्य का रहेगा। आया हुआ प्रश्न है पीएससी प्री में। पीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया था कि कुल कितना परसेंट अनुदान मिलता है? तो 70%। केंद्र कितना देता है? तो 33% और राज्य कितना देता है? तो 37%। प्रश्न 37% अपना योगदान देते हैं। और अन्य किसान मतलब लघु एवं सीमांत कृषकों को छोड़ करके बाकी किसानों को भी अनुदान दिया जाएगा, लेकिन वह कितना अनुदान होगा? तो 50% का अनुदान होगा, जिसमें से 27% केंद्र अनुदान देगी और 23% राज्य के सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगला, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना। तो लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना के तहत तालाबों को विकसित किया जा रहा है। जिस क्षेत्र में सिंचाई के अन्य साधन विकसित नहीं है, उस क्षेत्र में तालाबों को विकसित किया जा रहा है। तालाबों के माध्यम से सिंचाई सुविधा का विकास किया जा रहा है। इसके बाद हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत निर्मित तालाब और चेक डैम। तो तालाब भी बना रहे हैं और चेक डैम भी बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड किस बारे में चर्चा करता है? तो प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण के बारे में। अब ये प्रमाणित बीज क्या होता है? तो प्रमाणित बीज ऐसे बीज हैं जिनको गुणवत्ता के पहलुओं पर परख करने के बाद किसानों को वितरित किया जाता है। तो आप पाते हैं कि यदि मैं सड़ा गला बीज या ज्यादा बेहतर बीज अपने खेत में नहीं बो रहा हूं, तो वो क्या करेगा? पूरा का पूरा जो उर्वरा शक्ति है उसको ड्रेन कर लेगा। अगली बार भूमि उतनी ज्यादा उर्वरा शक्ति के साथ मुझे फसल नहीं दे पाएगी। तो बहुत सारी समस्याएं यहां पे उत्पन्न होती है यदि अच्छा बीज नहीं होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? गुणवत्ता युक्त बीज दे रहे हैं। कैसा बीज दे रहे हैं? गुणवत्ता युक्त। यदि गुणवत्ता युक्त बीज देंगे तो क्या होगा? भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, बीज अच्छा रहेगा तो उत्पादन भी अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो आय भी ज्यादा सृजन होगा। किसको? किसान को। और आय ज्यादा सृजन होगा तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, किसान की अर्थव्यवस्था भी और राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो इस प्रकार से एक बीज के माध्यम से हम राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रमाणित बीज कितने थे, कितने लोगों को वितरित किए गए। तो बीज के बारे में तो आप समझ गए हैं। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि नीम कोटेड यूरिया भी दिया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए दी जा रही है। तो आइए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2020-21 के काल में 11.95 लाख क्विंटल क्या वितरित किया गया है? प्रमाणित बीज वितरित किया गया है, जो कि पिछले बार से 13% अधिक है। तो जितना ज्यादा प्रमाणित बीज बटेगा उतना ज्यादा अच्छा पैदावार होगी, उतनी ज्यादा अच्छी पैदावार होगी, और जितनी अच्छी पैदावार होगी उतना जल्दी राज्य क्या करेगा? तरक्की
करेगा। तो उस आधार पे प्रमाणित बीज कितना बटा है, तो 13% अधिक बटा है पिछले बार से, जो कि है 11.95 लाख क्विंटल। इस योजना में उत्पादन एवं वितरण पर 500 से 2,500 रुपए तक का अनुदान का भी प्रावधान। तो यहां पर वितरण के साथ साथ अनुदान भी दिया जाता है भाई, कि आप क्या करो, आपके पास खराब बीज है तो उसके जगह पे आप अनुदान के माध्यम से क्या ले सको, प्रमाणित बीज ले सको। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी राज्य सरकार के द्वारा की गई। बढ़ते हैं उर्वरक एवं जैविक खाद, अगला टर्म जो कि उपयोग किया गया। तो उर्वरकों में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है। तो इसके स्थान पे अपन क्या कर रहे हैं, कल्चर जो कि राइजोबियम, पीएसबी और एजोटोबैक्टर है, उसको वितरित किया जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ राज्य को जैविक राज्य बनाना है। क्या बनाना है, जैविक राज्य बनाना है। आगे चलकर हम और स्लाइड में इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य को जैविक राज्य बनाना है। जिसके दिशा में क्या कदम बढ़ाया गया, तो गोधन न्याय योजना चलाया गया, सुराजी गांव योजना चलाया गया, जिसके तहत हम देख पा रहे हैं कि नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, इन सभी का विकास किया जा रहा है। तो घुरवा के माध्यम से हम क्या बना रहे हैं, तो घुरवा के माध्यम से हम जैविक खाद का निर्माण कर रहे हैं, और जैविक खाद का निर्माण करके खेतों में उसका उपयोग कर रहे हैं, और जैविक खाद का निर्माण करके खेतों में उसका उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था और अपने पैदावार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में यहां पर राइजोबियम, पीएसबी और एजेटोबैक्टर युक्त उर्वरक यहां पर दिया जा रहा है, जिससे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम किया जा सके। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने से क्या होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति बने रहेगी। भूमि में जो कीटनाशक या अलग अलग प्रकार के जो रासायनिक उर्वरकों के कारण जो दूषित होता है भूमि, वो दूषित या वह प्रदूषण रुकेगा, और वह प्रदूषण रुकेगा तो मृदा प्रदूषण भी रुक जाएगा, और मृदा प्रदूषण रुकने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। लोगों के स्वास्थ्य में ज्यादा बेहतरी आएगी, और बेहतरी आएगी तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला तथ्य क्या कहता है, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना के बारे में बोलता है। अगेन वही चीज आ गया, जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ना है। तो जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वह जो भूमि है, वह जो मिट्टी है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कारक क्या हैं, उसके घटक क्या क्या हैं, उसमें किस प्रकार के तत्व पाए जा रहे हैं, उसकी जल धारण क्षमता कितनी है, उसमें किस प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जा सकता है, या उसमें किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है, क्या उसमें रासायनिक खाद डालने से समस्या विकराल हो सकती है, क्या उसमें जैविक खाद डालने से ज्यादा बेहतर हो सकता है। इस प्रकार की सारी चीजों को नापने के लिए, मापने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया, जिसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से। तो प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना की शुरुआत की गई। तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें नमूना संग्रहण और विश्लेषण के पश्चात सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाता है। अभी जिस पे अपन ने चर्चा की वही बात यहां पर लिखी गई। तो इस वर्ष 2020-21 में राज्य के 3125 गांवों का चयन करके क्या किया गया, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया गया। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण घोषणा इस बार की गई है, जो कि है इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और 5 साल बढ़ाने के साथ साथ इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया। तो इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम परिवर्तित करके भूमि पोषण अभियान रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया है, भूमि पोषण अभियान, अंग्रेजी में बीपीए, भूमि पोषण अभियान रख दिया गया, जो कि आगामी 5 वर्ष तक क्रियान्वित की जाएगी। और ये 5 वर्ष कब से कब तक, तो 2021-22 से 2025-26 तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड जो हम चर्चा कर रहे थे उसी पर आधारित है, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर। छत्तीसगढ़ राज्य को कैसा राज्य बनाना है, पूर्णतः जैविक राज्य बनाना है, जहां पर रासायनिक खादों को पूरे तरीके से भगा देना है, और उसके जगह पे जैविक खादों का उपयोग करके राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाना है, भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाना है, और पैदावार को भी बढ़ाना है। तो उस क्रम में हम देखते हैं कि 2014 में यहां पर एक प्रयास किया गया, जो कि राज्य पोषित था, जहां पर जैविक खेती मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, तो राज्य को जैविक राज्य बनाना। इसके पश्चात 2016 में केंद्र सरकार की एक योजना आई, जो कि थी परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके तहत परंपरागत तरीके से कृषि कार्य करने पर ज्यादा जोर दिया जाने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ जिलों को पूर्णतः जैविक जिला बनाया गया, जिसमें मैं यदि बात करूं तो मुख्य तौर पे यहां पर जो गरियाबंद जिला है, पहला जिला, दूसरा जिला नारायणपुर, तीसरा जिला बीजापुर, चौथा जिला आपका दंतेवाड़ा, और 5वां जिला आपका सुकमा। तो यहां पर गरियाबंद, यहां पर नारायणपुर, यहां पर बीजापुर और दंतेवाड़ा, और यहां पर आपका सुकमा जिला। इस प्रकार से 5 जिलों को पूर्णतः क्या बनाया जा रहा है, तो पूर्णतः जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त बचे हुए 23 जिले,
अभी 28 जिले के हिसाब के ये आंकड़े दिए गए हैं, तो बचे हुए 23 जिले में क्या याद रखना है, एक एक विकास खंड को, एक एक ब्लॉक्स को क्या बनाएंगे, पूर्णतः जैविक बनाने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके बाद अगले स्लाइड की दिशा में देखते हैं, तो अगला स्लाइड जैविक ब्रांड के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है, जैविक ब्रांड के बारे में बताता है। तो सबसे पहले चांगो राइस ब्रांड है, जो कि कहां पर स्थित है, तो बलरामपुर जिले में है चांगो राइस ब्रांड। ठीक, बासाजाल कहां पे है, तो बासाजाल राइस कहां पर है, तो आपका सरगुजा जिले में। इसके बाद है जशपुर एग्रोफ्रेश, जो कि कहां पर है, तो जशपुर जिले में, तो जशपुर एग्रोफ्रेश। अगला है आगर, जो कि है मुंगेली जिले में, तो मुंगेली जिले में आगर, मुंगेली जिले में आगर। आगर के बाद कवर्धा जिले में है मैकल या मैकल्स, मैकल्स नेचर कबीरधाम। केलो ब्रांड है रायगढ़ जिले में, केलो ब्रांड कहां पर है, तो रायगढ़ जिले में केलो ब्रांड है। इसके बाद आते हैं आरुग जैविक, तो आरुग जैविक कहां पे है, तो राजनांदगांव जिले में, तो याद रखना है आरुग जैविक राजनांदगांव। इसके बाद है शिवनाथ ऑर्गेनिक्स, शिवनाथ ऑर्गेनिक्स है दुर्ग में, और शिवनाथ ऑर्गेनिक्स के बाद दुर्ग के बाद बालोद में है बालोद ऑर्गेनिक्स। रायपुर में है रायपुर ऑर्गेनिक्स। धमतरी में है रुद्र ऑर्गेनिक्स, धमतरी में कौन सा ऑर्गेनिक्स है, रुद्र ऑर्गेनिक्स। रायपुर में रायपुर ऑर्गेनिक्स। पंच तत्व कहां पे है, तो कोंडागांव में। और पंच तत्व के बाद एक और पंच तत्व जिसे आदिम ब्रांड पंच तत्व के नाम से जाना जाता है, वो कहां पे है, तो दंतेवाड़ा में। इसके अलावा बस्तर में बस्तर नेचुरल्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चांगो राइस ब्रांड कहां पे है, तो बलरामपुर में है। ठीक, उसके बाद बासाझाल राइस कहां पे है, तो बासाझाल राइस महामाया सरगुजा में है। जशपुर एग्रोफ्रेश कहां पे है, तो जशपुर में है। आगर जैव उत्पाद कहां पे है, तो मुंगेली में है। केलो ब्रांड रायगढ़ कहां पे है, तो रायगढ़ में है। मैकल्स नेचर कहां पे है, तो कबीरधाम में है। आरुग जैविक कहां पे है, तो राजनांदगांव में। शिवनाथ ऑर्गेनिक्स कहां पे है, तो दुर्ग में। बालोद ऑर्गेनिक्स कहां पे है, बालोद में। रुद्र ऑर्गेनिक्स कहां है, तो धमतरी में। रायपुर ऑर्गेनिक्स कहां पे है, तो रायपुर में। पंच तत्व कहां पे है, तो कोंडागांव में। आदिम ब्रांड पंच तत्व कहां पे है, तो दंतेवाड़ा में। और बस्तर नेचुरल्स कहां पे है, तो बस्तर में। इस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ के जैविक ब्रांड्स को ब्रांडिंग करके बेचा जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड्स के नाम थे और उस ब्रांड्स के नाम को अपने को ध्यान में रखना है, और कौन कौन से जिले में स्थित है वो ब्रांड्स, उसको भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्या याद रखेंगे, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या याद रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हम ये देखते हैं कि किसानों को एक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। किसको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, किसानों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है आने वाली चुनौतियों से। जब फसल बोने के पश्चात जो समय रहता है, या फसल बोने का जो समय रहता है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा जुआ खेलने टाइप का समय रहता है। तो उस जुए से बचाने के लिए, उसको एक मानसिक सबलता प्रदान करने के लिए, एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 से की गई, जिसके तहत हम देखते हैं कि कृषकों को एक मानसिक सुरक्षा प्रदान की जाती है कि यदि कुछ होता भी है तो हम हैं। अर्थात कौन है, फसल बीमा योजना के तहत आप प्रीमियम जो पटाएंगे उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, तो अगर कोई फसल को नुकसान होता है तो आपको धन राशि प्राप्त होगी, जिससे आप चैन की नींद सो सकते हैं और कृषि कार्य बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं भाई इसके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है। तो इस योजना के पात्रता के मापदंड को आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया। किस बारे में बताया गया, पात्रता के मापदंड, कि कौन किसान इस योजना का क्या रहेगा, पात्रता धारण करेगा। तो पहला है भाई, बुआई ना हो पाने या फेल हो जाने पर। मान लीजिए आप बुआई कर रहे हैं और बुआई लगा करने के बाद वो फसल लग नहीं पाया, तो उस स्थिति में भी आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पात्रताधारी होंगे। इसके बाद फसल की अवधि में नुकसान होने पर, मान लीजिए कि बेमौसम बरसात हो गया, सूखा पड़ गया या आग लग गई, तो उस स्थिति में भी आप किसके पात्रताधारी होंगे, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। इसके बाद है स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति होने पर। मान लीजिए हाथी की समस्या हमारे यहां है, भालुओं की समस्या हमारे यहां है, हाथियों ने आकर के उत्पाद मचाया या जो बंदर है उनके द्वारा उत्पाद मचाया गया, जिससे आपकी फसल हो गई नुकसान, फसल की हो गई नुकसान, तो उस स्थिति में भी आपको क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पात्रताधारी होंगे। फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी गई फसल में नुकसान होने की स्थिति पर, मान लीजिए आपने नुकसान सुखाने के लिए फसल रखा हुआ है, बेमौसम बरसात हो गया, उस स्थिति में पूरी की पूरी फसल हो गई खराब, उस स्थिति में भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में,
तो व्यापक क्षति हो गई। मान लीजिए आपने 1 हेक्टेयर में लगाया, हर बार 100 क्विंटल वहां से धान का उत्पादन होता था, लेकिन इस बार केवल और केवल 10 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ, तो 90 क्विंटल धान का आपका नुकसान हुआ। तो उस स्थिति में आप क्या पाएंगे, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और यहां से आपको क्या मिल सकता है, तो आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, आर्थिक क्षतिपूर्ति मिल सकती है। लाभ तो नहीं मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अगला है गोधन न्याय योजना। आप लोगों ने देखा होगा बजट में भी मैंने बार बार इस योजना पे चर्चा की थी, इस वीडियो के शुरुआत में भी मैंने इस योजना पे चर्चा की। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, और लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजना है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना क्या है, तो गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाता है और वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और सुपर प्लस कंपोस्ट खाद बना करके भिन्न भिन्न पैसे में बेचा जाता है। तो इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मुख्य तौर पे यह सुराजी गांव योजना, जिसे हम नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के नाम से भी जानते हैं, उस योजना के तहत एक सेकेंडरी योजना के तौर पे इसे शुरुआत किया गया था, लेकिन आज ये उस सेकेंडरी योजना के स्थान पे प्राइमरी योजना का रूप धारण कर चुका है। तो आइए देखते हैं इस योजना के बारे में क्या लिखा है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इसमें लिखा गया है जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ते हुए, किससे जोड़ा गया है, इन सारी चीजों को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ा गया तथा आम जन के सहयोग से सफल करने हेतु सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा गरवा खुरवा बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी योजना थी जो कि सुराजी गांव योजना के तहत संचालित की जा रही थी। सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए क्या किया, इसको एक अभियान के रूप में लिया कि भाई एक अभियान चलाना है जिसके माध्यम से क्या करना है, तो स्वच्छता बनानी है। पहला सड़कों पे जो गोबर पड़ा रहता था वो गोबर सड़क पे ना पड़ा रह करके अपन उसका उपयोग करें, किसको, सरकार को बेचने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे गौठानों का निर्माण कार्य किया गया, तो जिस गौठानों के माध्यम से हम क्या कर सके, दिन भर जो पशु विचरण करते थे सड़कों पे, रोका छेका अभियान भी चलाया गया। तो सड़कों पे जो विचरण करने वाले पशु हैं उनको एक आश्रय स्थल मिल जाए जहां पे जाकर के वो दिन भर का आश्रय ले और अंततः शाम में वापस पशुपालक उनको ले जाएं। उस स्थान पे, उस गौठान में उनके लिए क्या की व्यवस्था की जाए, तो रहने खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था की जा सके और गोबर भी वो वहीं पे कर सके, जिससे क्या हो सके, उस गोबर को कलेक्ट करना आसान हो और कलेक्ट करके आसान करने के पश्चात उससे क्या बनाया जा सके, तो खाद का निर्माण कार्य किया जा सके। तो उसी क्रम में अगला स्लाइड क्या कहता है, तो प्रदेश सरकार द्वारा 2020-21 में हरेली के दिन 20/7/2020 यह प्रश्न पीएससी में पूछा गया था कि कौन से दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। तो याद रखना है हरेली के दिन और 20/7/2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सुराजी गांव में स्थापित गौठानों के माध्यम से गौठान समितियों द्वारा 2 रुपए प्रति किलो की दर से क्या किया गया, गोबर की खरीदी की गई। बाकी यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है जो कि कोई खास आंकड़ा नहीं है, तो उस आंकड़ों को अपने को याद नहीं करना। पशुपालकों को क्रय कर गौठान स्व सहायता समूहों द्वारा इतने क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद, इतने क्विंटल सुपर कंपोस्ट खाद और इतने क्विंटल सुपर कंपोस्ट प्लस खाद का उत्पादन किया जा चुका है एवं सहकारी समितियों के माध्यम से। अब यहां के बाद का जो आंकड़ा है वो महत्वपूर्ण है। वर्मी कंपोस्ट खाद 10 रुपए प्रति किलो, कितना याद रखना है, 10 रुपए प्रति किलो। कौन सा खाद, तो वर्मी कंपोस्ट खाद का विक्रय 10 रुपए प्रति किलो में किया जा रहा है। सुपर कंपोस्ट खाद को कितने रुपए किलो में बेचा जा रहा है, तो 6 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा है। और सुपर कंपोस्ट प्लस खाद को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, तो 6.5 रुपए में बेचा जा रहा है। अभी तक हमें यही जानकारी थी कि वर्मी कंपोस्ट खाद 10 रुपए में बिकता है, सुपर और सुपर कंपोस्ट प्लस के बारे में हमें जानकारी नहीं थी। तो याद रखना है सुपर कंपोस्ट कितने में, 6 रुपए में, और सुपर कंपोस्ट प्लस कितने में, 6.5 रुपए में विक्रय किया जा रहा है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है ये भी जानना है। तो इस योजना के माध्यम से सबसे पहले तो स्वच्छता बनानी है। दूसरा, जो इधर उधर विचरण करने वाले पशु हैं जिनके माध्यम से गंदगी फैलती है उसको रोकना है। साथ ही साथ इससे क्या हो सकेगा, यदि 2 रुपए किलो में गोबर खरीद रही है सरकार तो पशुपालकों के आय में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा उस गोबर से खाद बना करके सरकार स्वयं का आय भी सृजन कर सकती है। तो उस आधार पे हमें इसके उद्देश्य को देखना है। तो पहला उद्देश्य यहां पर क्या लिखा है, तो पशुपालकों के आय में वृद्धि करना, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, व्यर्थ गोबर को वर्मी खाद बनाने में उपयोग किया जाना। तो मुख्य तौर पर यह उद्देश्य हम देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड क्या कहता है, अगला स्लाइड हमें बताता है कृषि विपणन के बारे में। मार्केटिंग संस्था कृषि विपणन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्य तौर पे कृषि का विपणन मंडियों के माध्यम से किया जाता है। किस माध्यम से किया जाता है, मंडियों के माध्यम से कृषि
पदार्थों का विपणन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि यहां पर मंडियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो कोचिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो किसान साधनों के अभाव के कारण, किस अभाव के कारण, साधनों के अभाव के कारण अपना जो उपज है उसे किसे बेच देते हैं, कोचिया को बेच देते हैं, और कोचिया औने पौने दाम पर उनसे उपज ले लेता है और जा करके मंडी में अपने नाम से बेचता है और अधिक लाभ अर्जन करता है। तो इस समस्या को हमें दूर करना है। किसानों के पास कौन सी सुविधाओं का अभाव है, तो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, ट्रक नहीं है, जिसके माध्यम से वो अपने घर से मंडी तक सामान को नहीं ला सकता है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो आइए देखते हैं पहले मंडियों की संख्या कितनी है, समस्याएं क्या है, उनको दूर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए चालू की गई है, जिसके तहत मंडियों में केवल किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा, किसानों का जो खाता है बैंक खाता वो वहां पे रजिस्टर होगा। किसान क्या करेंगे, प्रत्यक्ष तौर पे अपना धान को बेचेंगे और प्रत्यक्षता धान बेचने के पश्चात प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के क्रम में उनकी जो पैसे हैं, जो उनके द्वारा जितना धान बेचा गया है उससे जो लाभ अर्जित हो रहा है वो उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि विपणन के लिए कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी कितनी बनाई गई है, तो 69। छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उपज मंडी है, तो 69। कितनी कृषि उपज उप मंडी है, तो 118। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में कितनी कृषि उपज उप मंडी है, तो अपने को याद रखना है 118 है। एक बार प्रश्न पीएससी प्री में आ चुका है। इसका उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा की कि बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करना ही इसका उद्देश्य हो सकता है। तो पहला है कृषक को शोषण से बचाना। किसके शोषण से बचाना, तो कोचियाओं के शोषण से बचाना। दूसरा क्या है, निश्चित समय में उपज का उचित मूल्य दिलाना। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि क्या करते हैं, औने पौने दाम में कौन खरीद लेता है, कोचिया खरीद लेता है और उसका भुगतान समय पर नहीं करता है, जबकि उसको भुगतान समय पर प्राप्त हो जाता है। तो उस स्थिति में यहां पर किसानों को शोषण का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित समय में उपज का उचित मूल्य दिलाना और विपणन सुविधाएं प्रदान करना, मतलब मार्केट प्रदान करना। किसान के पास तो मार्केट है नहीं, मार्केट नहीं है तो औने पौने दाम पे वो किसी को भी बेच देता है। लेकिन यदि बड़ा मार्केट रहेगा, जैसे मॉल है आपके पास, तो मॉल में जाते हैं तो एक प्रॉपर दाम पर ही आपको सामान मिलता है ना, वैसे ही यदि मार्केट उपलब्ध होगा तो किसान का सामान भी एक अच्छे रेट पर, अच्छे दर पर बिक सकता है। तो इसलिए यहां पर अच्छा मार्केट तैयार करना भी किसकी जिम्मेदारी है, कृषि मंडियों की जिम्मेदारी। इस बार मंडियों में आवक कितनी हुई, तो इस बार मंडियों में 1.29 करोड़ टन की आवक हुई है 2020-21 में। और मंडियों की आय कितनी हुई है, तो 42,000 लाख रुपए मंडियों की आय हमें देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में, जो कि है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे हम ई नाम के नाम से भी जानते हैं। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, एन से हो गया नेशनल, ए से हो गया एग्रीकल्चर और एम से हो गया मार्केट। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत क्या किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के लगभग 14 कृषि बाजारों को कनेक्ट किया गया है ई नाम के साथ, राष्ट्रीय कृषि बाजार के पोर्टल के साथ, जिसके माध्यम से यहां पर जितने भी उपज है उन सभी को हम राष्ट्रीय स्तर पर बेच पा रहे हैं। तो भाई धान, हमारे यहां का धान इस पोर्टल के माध्यम से कौन खरीद रहा है, तो देश के अलग अलग कोने के लोग खरीद पा रहे हैं। तो हमारी सारी की सारी मंडियां, लगभग 14 मंडियां किसके तहत शामिल हो गई है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के तहत शामिल हो गई है और उसके माध्यम से खरीदी बिक्री किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि मैं इस मंडियों में उपस्थित सामान के बारे में जानना चाहूं, इसके आवक जावक की जानकारी लेना चाहूं, तो मेरे पास एक मार्क नेट पोर्टल है, एग्री मंडी सॉफ्टवेयर है जो कि मंडी ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है, एक मोबाइल ऐप है जिसे भी मंडी ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एग्री पोर्टल cg.nic में भी कृषि उपज मंडियों की डेली अर्थात दैनिक आवक जावक एवं भाव की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इन मंडियों के माध्यम से गौ सेवा आयोग को, जो मंडी का आय होता है उसके माध्यम से गौ सेवा आयोग को 2005 से 2015-16 तक 5% मंडी आय का, 2015-16 से 17 तक 16-17 तक 10% मंडी आय का और 17-18 से 19-21 तक 20% की दर से अनुदान दिया गया है, जो कि कुल 134.15 करोड़ रुपए है। तो इसको अपने को ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक डेटा मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में, जो कि है उद्यानिकी अर्थात हॉर्टिकल्चर और वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत सारी उद्यानिकी एवं वानिकी फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें सब्जी, पुष्प, मसाले, सुगंधित फसल, इस प्रकार की सारी चीजों का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में होता है, जिसमें से प्रमुख उदाहरण के तौर पे मैं दूं तो लीची का उत्पादन, स्ट्रॉबेरी का उत्पादन मेन पार्ट में, आलू का उत्पादन मेन पार्ट में, चाय
और मसालों का उत्पादन कहां पर? कॉफी का उत्पादन जशपुर में, इसके अतिरिक्त टमाटर का उत्पादन भी जशपुर में, काजू का उत्पादन बस्तर में। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजों का उत्पादन छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो बढ़ते हैं भाई आगे, इस स्लाइड में क्या दिया गया है? तो इस स्लाइड में दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में 136 उद्यान है, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? सब्जियों और फूलों का उत्पादन कर रहे हैं, तथा 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र है, अर्थात सब्जियों के बीज के प्रगुणन करने की बात कहां पर की जा रही है? इन 2 सब्जी बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र में, जो कि कहां पर है? तो बाना रायपुर में और राजपुर दुर्ग में। तो इन दोनों जगह को अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या दिया गया? उत्पादन वर्ष 2020-21, अर्थात इस वर्ष में कौन सी फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है और कौन सी फसल का न्यूनतम हुआ है, और इसके अलावा कौन सी फसल को सर्वाधिक बोया गया है और कौन सी फसल को न्यूनतम बोया गया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहां से निरंतर प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम रकबे की बात करें तो इस बार सब्जियों का रकबा सबसे ज्यादा था, फल का नंबर 2 पे था, मसाला नंबर 3 पे, पुष्प नंबर 4 पे और औषधि एवं सुगंधित फसल नंबर 4 पे। तो सबसे ज्यादा क्या बोया गया? 4.89 लाख हेक्टेयर पे क्या बोया गया? तो सब्जी बोई गई। 2.22 लाख हेक्टेयर पे क्या बोया गया? तो फल बोया गया। यदि उत्पादन की बात करें तो उसका भी यही क्रम है, सब्जी सबसे ज्यादा, फल नंबर 2, मसाले नंबर 3, पुष्प नंबर 4, औषधि एवं सुगंधित फसल नंबर 5। यदि मैं उत्पादकता की बात करूं, अर्थात जितना उत्पादन हुआ है उसको डिवाइड कर दूं रकबे से, तो उत्पादन डिवाइडेड बाई रकबा, तो ये एक औसत उत्पादन के समान हो गया, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? उत्पादकता। तो इस बार 12.62 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हुआ है। जैसे हमने फसलों का औसत उत्पादन देखा था, ये आपके उद्यानिकी फसलों का औसत उत्पादन है। तो इस बार 12.62 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर का उत्पादन किसका हुआ है? तो उद्यानिकी फसलों का। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड पशुधन के बारे में बताता है। तो इस चैप्टर में अगला जो पोर्शन है वो पशुधन के बारे में बात करता है। छत्तीसगढ़ में अनेक गौवंशीय, भैंसवंशीय तथा पक्षी तथा सूकर आदि प्रजाति के क्या पाए जाते हैं? तो जीव जंतु पाए जाते हैं, पशुधन पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमें अंडे की प्राप्ति होती है, मांस की प्राप्ति होती है और दूध की प्राप्ति होती है। तो इसी सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं और आगे देखेंगे कि प्रति व्यक्ति 1 साल में कितना अंडा मिलता है, प्रति व्यक्ति 1 साल में कितना मांस अपन कंज्यूम करने लायक यहां पर उपस्थिति है, तथा प्रतिदिन कितना दूध का अपन सेवन कर सकते हैं, अर्थात मेरे लिए कितने दूध की उपलब्धता यहां पर सुनिश्चित की जा रही है राज्य के द्वारा। तो आइए देखते हैं पहला आंकड़ा, जो कि है पशुधन संगणना 2019 के अनुसार, जिसके अनुसार पशुधन की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? 1.59 करोड़। पक्षीधन, जिसमें कुक्कुट और बतख दोनों शामिल है, कितनी है? 1.887 करोड़। गौवंशी प्रजनन योग्य पशु कितने हैं? तो 32.99 लाख। भैंसवंशी प्रजनन योग्य पशु कितने हैं? तो 36.61 लाख। इसमें हमें ये दोनों आंकड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। बकरे तथा बकरी कितनी है? तो 40.05 लाख। सूकर कितने हैं? सुअर कितने हैं? तो 5.27 लाख। कुक्कुट और बतख, इसके बारे में हमने यहां पे चर्चा की है, 1.87 करोड़ बक्षीधन। और सूकर की प्रजाति, छत्तीसगढ़ में सूकर की मुख्य तौर पर 2 प्रजातियां पाई जाती है। पहला लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और दूसरा है रशियन चरमुखा। तो अपने को दोनों को याद रखना है, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर और रशियन चरमुखा किसकी प्रजाति है? सूकर की प्रजाति है। इसके बाद पशु उत्पाद उपलब्धता, जिसके बारे में मैंने आपसे 1 मिनट पहले चर्चा की कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने ग्राम दूध की उपलब्धता है? तो 154 ग्राम दूध की उपलब्धता है, अर्थात मैं दूध पीना चाहूं तो प्रतिदिन मेरे लिए 154 ग्राम दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है राज्य के द्वारा। इसके बाद अंडा कितना? तो वार्षिक 60 अंडा मुझे मिल सकता है। मांस कितना? तो वार्षिक प्रति व्यक्ति कितना मिल सकता है? तो 1.505 प्रति ग्राम, अर्थात 2,55,45,198 लोग यदि रोज मांस खाते हैं, इन द सेंस यदि उन लोग मांस खाते हैं तो उस स्थिति में वार्षिक तौर पे उन्हें 1.505 किलोग्राम मांस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं की जा सकती। इसके बाद हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन विकास अभिकरण की भी स्थापना जून 2001 में की गई है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पे जो गौ संवर्धन की योजनाएं चल रही हैं राज्य में, पशु संवर्धन की राष्ट्रीय गौवंशी भैंसवंशी पशु प्रजनन परियोजना का संचालन करने हेतु इसकी स्थापना की गई। अर्थात प्रजनन दर को बढ़ाना है, किसके? पशुधन की प्रजनन दर को बढ़ाना है, जिससे राज्य में पशुधन की जनसंख्या बढ़ सके और उनसे हम लाभ अर्जित कर सके। कैसे लाभ अर्जित कर सके? तो उसके दूध का उपयोग करके, उसके अंडों का उपयोग करके तथा उसके मांस का उपयोग करके। इसीलिए हम देखते हैं कई जगह पे बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किए गए हैं, कहीं पे पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किए गए हैं, कहीं पे सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किए गए। तो इस प्रकार के प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण के माध्यम से भी किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में।
अगला स्लाइड मत्स्य विकास के बारे में बात करता है। जैसा कि हमने देखा था कृषि के अंदर 4 घटक थे, जिसमें से एक मत्स्य विकास भी था, मत्स्य संसाधन भी था। तो उस मत्स्य विकास के तहत हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जल की उपलब्धता कितनी है, तो 1.92 लाख हेक्टेयर कितनी है, तो 1.92 लाख हेक्टेयर कितनी है जल की उपलब्धता, जिसमें से लगभग 94.38% जो कि हो जाता है 1.812 लाख हेक्टेयर, वहां पे मत्स्य पालन किया जा रहा है। तो मत्स्य पालन आजकल एक अच्छा उद्योग बन चुका है, अच्छा बिजनेस बन चुका है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के लोग ले रहे हैं। छोटे छोटे तालाबों को लीज पर लिया जा रहा है और लीज पर लेकर के वहां पे मत्स्य पालन किया जा रहा है और मत्स्य पालन करके अत्यधिक लाभ अर्जित किया जा रहा है। लेकिन उस लाभ को अर्जित करने के लिए, उस मत्स्य पालन को करने के लिए पहले उन्हें कुछ करना होगा। तो आइए देखते हैं क्या करना होगा। तो उन्हें मत्स्य सहकारी समिति का सदस्य बनना पड़ेगा। किसका सदस्य बनना पड़ेगा? मत्स्य सहकारी समिति। तो मत्स्य सहकारी समिति कितनी है? 1645, ठीक, जिसमें 55,685 सदस्य है। तो यदि आप इस 1645 मत्स्य सहकारी समिति में से किसी एक का सदस्य बनते हैं, 55,685 के स्थान पे 55,686 व्यक्ति बनते हैं, तो उस स्थिति में आपको 10 वर्ष के लिए पट्टा देने का प्रावधान किया जाएगा। तो जो मछुआ सहकारी समिति का सदस्य होगा उसे ही 10 वर्ष के लिए पट्टा दिया जा सकता है। तो इस बार मत्स्य उत्पादन कितना हुआ, यह भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो इस बार 5.37 लाख मीट्रिक टन, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 5.37 लाख मीट्रिक टन 2019-20 में। कब की बात कर रहे हैं? 2019-20 में मत्स्य का उत्पादन हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। यहां पर हम देख रहे हैं 2020-21 में 5.77 लाख मीट्रिक टन, लगभग 7.34% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 7.34% की, मतलब लगभग 0.50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि अपने को यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड जल संसाधन के बारे में बताया था। तो मैंने आपको कहा ही है शुरुआत से कि जल संसाधन एक सब चैप्टर आएगा, तो वो चैप्टर आगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में बताता है कि 137.90 लाख हेक्टेयर छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है। राज्य में सतही जल की मात्रा कितना है बता रहा है, तो 48,296 मिली घन मीटर है। भूगर्भीय जल की मात्रा कितनी है, तो 11,630 मिली घन मीटर है। अगर भूजल के दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य के 9 विकासखंड संकटपूर्ण श्रेणी में, 27 विकासखंड आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में और 110 सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता को बताएगा। किस बारे में बताएगा? छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता को बताएगा। सिंचाई के आंकड़े हमने देखा और उन आंकड़ों के हिसाब से देखें कि कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं, शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितने हैं। अब हम केवल और केवल ये देख रहे हैं कि सिंचाई सुविधा का विकास कैसे किया जा रहा है। तो गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में 13.28 लाख हेक्टेयर क्या था? सिंचित क्षेत्र था, जो कि बढ़ करके अभी कितना हो गया है? 21.34 लाख हेक्टेयर, जिसकी संख्या कितनी पहुंच गई है प्रतिशत के हिसाब से? तो 38.45%, जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो आंकड़ा लिखा हुआ है 32% वो गलत है। यहां पर कितना प्रतिशत आंकड़ा दिया गया है? तो 38.45%। कितना प्रतिशत दिया गया है? तो 38.45%। क्या यह क्लियर है? तो हाँ, क्लियर। आगामी वर्षों में क्या लक्ष्य रखा गया है? तो आगामी वर्षों में 75% अर्थात करीबन 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर को क्या करना है? अपने को सिंचित क्षेत्र करना है। और ये 43 लाख हेक्टेयर क्या है? तो बोया गया क्षेत्रफल है। तो बोया गया क्षेत्रफल 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर, जो कि करीबन उसका 75% होगा, उसे हमें क्या करना है? तो सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। गठन के समय और वर्तमान स्थिति में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। गठन के समय क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति। तो उस समय वृहद सिंचाई परियोजनाएं थे 3, अभी है 8 और 4 निर्माणाधीन है। आगे चल करके अगर इसमें जोड़ूं तो 12 वृहद परियोजनाएं होने की संभावना है। मध्यम योजनाओं की बात करो तो 29 थी, अभी 37 है, एक निर्माणाधीन है, तो टोटल 38 हो जाएंगे। लघु सिंचाई परियोजनाओं की बात करो तो 1945 थे, 2447 हैं और 33 निर्माणाधीन है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में, जहां पे निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में बात की गई। परियोजनाएं क्या होती हैं? तो ऐसे बांध या ऐसे बैराज जिसके माध्यम से सिंचाई सुविधाएं विकसित की जा सकती है, उन्हें बनाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अरपा भैंसाझर के बारे में। किस बारे में देख रहे हैं? अरपा भैंसाझर। अरपा भैंसाझर किस जिले में है? तो बिलासपुर जिले के कोटा में अरपा नदी पर स्थित है, जिसका लाभ कोटा, बिल्हा और तखतपुर को मिलेगा। 25,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि होगी और 10,000 हेक्टेयर जून 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। क्या याद रखना है? 2022 जून तक के पूर्ण होने की संभावना है 10,000 हेक्टेयर सिंचित क्षमता।
टोटल मिलाकर के कितनी क्षमता विकसित हो जाएगी, तो 25,000 हेक्टेयर, जो कि एक बहुत वृहद मात्रा है, जिसके माध्यम से कोटा, बिल्हा और तखतपुर जैसे क्षेत्र विकसित हो पाएंगे, सिंचाई सेवाओं में उनका विकास हो पाएगा। बढ़ते हैं अगला है राजीव समोदा निस्दा व्यापर्तन। ये रायपुर जिले में आरंग के पास आप जाएंगे तो रोड की एक तरफ है समोदा, एक तरफ है निस्दा। तो समोदा और निस्दा व्यापर्तन योजना यहाँ पे चल रही है, जिसके पहले चरण में 2000 हेक्टेयर की क्षमता सृजित हो चुकी है और दूसरे चरण में 28,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है, तो याद रखना है इसको। अगला है केलो परियोजना। केलो परियोजना ग्राम दनौट रायगढ़ में है। रायगढ़ से लगभग 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक परियोजना अपने को देखने को मिलती है, निर्माणाधीन परियोजना, जिसे हम केलो परियोजना या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानेंगे, तो दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, ठीक, जिसका लाभ रायगढ़, जांजगीर चांपा जिलों को होगा। कौन कौन से जिलों को होगा, रायगढ़, चांपा और जांजगीर चांपा जिले को। यहां से 28,810 हेक्टेयर सिंचित क्षमता तथा पेयजल सुविधा तथा औद्योगिक उपयोग हेतु जल की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड किस बारे में बताता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कुल 99 सिंचाई परियोजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें से 3 छत्तीसगढ़ की परियोजनाएं हैं। और ये 3 परियोजनाएं, पहला है केलो रायगढ़, दूसरा है खारंग बिलासपुर और तीसरा है मनियारी मुंगेली। इन 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें क्रमशः 22,810, 8300 हेक्टेयर और 11,515 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित होगी। इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात प्रत्येक बूंद से ज्यादा सिंचाई हो सके। अर्थात स्प्रिंकलर के माध्यम से जैसे सिंचाई की जाती है, वैसे ही यहां पे सिंचाई का प्रावधान किया गया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कम से कम मात्रा के पानी में, कम से कम पानी में हम क्या कर सके, अधिक से अधिक सिंचाई की जा सके। उसकी व्यवस्था कहां पर की जा रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत की जा रही है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड क्या कहता है, मिनी माता हसदो बांगो परियोजना के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है, तो मिनी माता हसदो बांगो परियोजना कहां पर स्थित है, तो कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले में आपके कटघोरा ब्लॉक के आसपास स्थित एक परियोजना है, जिसे हम हसदो बांगो मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना सन 1967 में की गई। कब की गई, 1967 में, तथा 1994-95 से यहां से 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसकी 76 मीटर हाइट के साथ ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी है, तो इसको थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे। यहाँ की सिंचित क्षमता कितनी है, तो 420,580 हेक्टेयर, 4,20,580 हेक्टेयर यहाँ की सिंचित क्षमता है, जहां से कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ को लाभ होगा। और सर्वाधिक लाभ कहां को होगा, तो जांजगीर चांपा जिले को होगा। इसके अतिरिक्त कुछ बैराज के नाम भी आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए हैं, जिसमें से एक है शिवरी नारायण बैराज, दूसरा है साराडी बैराज। ये दोनों के दोनों आपके जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जिसे हम शिवरी नारायण बैराज और साराडी बैराज के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। ठीक, यहां तक हमने देखा आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत प्रमुख आंकड़ों के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण के में प्रस्तुत प्रमुख योजनाओं के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा बताए गए प्रमुख परियोजनाओं के बारे में हमने यहां पे चर्चा की। अब आगे मैं आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न, और इस प्रश्न के माध्यम से हम किस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 10 या 15 प्रश्न हैं जिसपे हम चर्चा करने वाले। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितना सकल बोया गया कृषि क्षेत्रफल है। तो सकल बोया गया अर्थात कुल बोया गया क्षेत्रफल के बारे में हमने चर्चा की है, उसी बारे में पूछ रहा है। तो क्या ये 56.21 लाख हेक्टेयर है, तो नहीं है। क्या ये 55.5 लाख हेक्टेयर है, तो नहीं है। क्या ये 52.2 लाख हेक्टेयर है, तो नहीं है। तो ये कितना है, तो 57.12 लाख हेक्टेयर। इस बार की कुल या सकल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो 57.12 लाख हेक्टेयर। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है राज्य में कुल कितना शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्रफल है। तो कुल कितना बोया गया शुद्ध कृषि क्षेत्रफल, शुद्ध मतलब जहां पे एक बार कृषि की गई, इस बारे में हम चर्चा करने वाले। तो क्या ये 47.3 लाख हेक्टेयर है, तो नहीं है। क्या ये 57.12 लाख हेक्टेयर है, तो नहीं है। क्या ये 10.9 लाख हेक्टेयर है, नहीं। ये तो द्विफसली क्षेत्रफल है और ये सकल बोया गया क्षेत्रफल है। तो कितना है, 46.22 लाख हेक्टेयर। बढ़ते हैं अगला क्या है, कुल कितना द्विफसलीय बोया गया क्षेत्रफल है। तो जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि 10.089 लाख हेक्टेयर क्या है, द्विफसलीय क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर ये है। यहां पर ये तीनों के तीनों आंसर गलत दिए गए। अगला प्रश्न है राज्य में शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है। शुद्ध बोया गया के बारे में पूछ रहा है। किस बारे में पूछ रहा है, शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्रफल, ना कि सिंचित क्षेत्रफल। तो शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्रफल राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक है। बेमेतरा जिले में नंबर 2 है, नारायणपुर में सबसे कम है
गौरेला पेंड्रा मरवाही में उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है राज्य में कुल बोया गया कृषि क्षेत्रफल किस जिले में न्यूनतम है? तो एक प्रश्न पूछा गया है जहां पे पूछा गया न्यूनतम। तो न्यूनतम के बारे में अपने को पता है, नारायणपुर जिले में न्यूनतम है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में नंबर 2 है। दुर्ग जिले का कोई स्थान नहीं है, बेमेतरा भी नहीं। बढ़ते हैं आगे। कौन सा तिलहन फसल 2020-21 में सर्वाधिक उत्पादित हुआ है? सर्वाधिक उत्पादित तिलहन फसल कौन सा है 2020-21 का? तो क्या ये राई है? तो नहीं है। क्या ये मूंगफली है? तो नहीं है। क्या ये तिल है? तो नहीं। तो सर्वाधिक उत्पादित फसल कौन सा है? सोयाबीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ में नहर से कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित होता है? क्या ये 40% है? नहीं। अपन ने देखा था एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में 57, 40, 1.6 और 0.8 का व्यवस्था था। तो एनटीपीसी में नहर का कितना था? तो 57%। तो यहां पे अपने को कितना परसेंट याद रखना है? 57% नहर के माध्यम से। छत्तीसगढ़ मत्स्य सहकारी समिति की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 1645। अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, तो याद रखना है कितना है? 1645। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? गौठानों के माध्यम से सुपर कंपोस्ट खाद, कौन सा खाद? सुपर कंपोस्ट खाद का विक्रय कितने रुपए में किया जा रहा है? तो ये आंकड़ा भी अपन ने पढ़ा था गोधन न्याय योजना के तहत, जहां पे हमने देखा था 6.5 रुपए सुपर कंपोस्ट प्लस खाद, 10 रुपए किलो वर्मी कंपोस्ट खाद और 15 रुपए किलो तो कोई था ही नहीं। तो कितने रुपए किलो? 6 रुपए किलो में सुपर कंपोस्ट खाद का विक्रय किया जा रहा है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने कृषि उपज उप मंडियां है? यह प्रश्न आया हुआ करके मैंने बताया था। कितनी संख्या है? तो 118। 69 कृषि मंडी है, 119 कुछ नहीं है, 70 भी कुछ नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी उद्यानिकी फसल का रकबा सर्वाधिक है? क्या वो सब्जी है? क्या वो फल है? क्या वो मसाला है? क्या वो पुष्प है? तो हमने देखा था सब्जी नंबर 1 पे है, फल उसके बाद फिर मसाला, फिर पुष्प, उसके बाद औषधि। तो याद रखना है क्या? सब्जी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कुल कितने वृहद सिंचाई योजनाएं संचालित हो रही है? तो अपन ने यहां पर देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने वृहद सिंचाई योजना संचालित हो रही है? तो 8। कुल कितने याद रखना है? 8। तो भाई याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने वृहद सिंचाई योजना संचालित हो रही है? तो 8 सिंचाई योजना संचालित हो रही है। अगला प्रश्न है मिनी माता परियोजना, हसदो बांगो मिनी माता परियोजना के माध्यम से कुल कितने क्षेत्रफल को सिंचित किया जाएगा? तो कुल कितना क्षेत्र? अभी जस्ट हमने पढ़ा 420, 580 हेक्टेयर, बाकी तो फॉल्स डेटा है। अगला है चांगो राइस मिल किस जिले में? तो हमने छत्तीसगढ़ राज्य को जैविक जिला बनाने के दृष्टिकोण में बहुत सारी चर्चा की थी, दृष्टिकोण में चर्चा की थी, तो जिसमें हमने पाया था कि बलरामपुर में चांगो राइस मिल का स्थापना की गई, चांगो राइस मिल की स्थापना की गई। अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, जो कि है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जैविक जिले? तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ राज्य में गरियाबंद, गरियाबंद के बाद सुकमा, सुकमा के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर और बीजापुर के बाद नारायणपुर। इस प्रकार हमने देखा 1, 2, 3, 4 और 5 क्या है? पूर्णतः जैविक जिले हैं। तो कितना याद रखेंगे? 5 पूर्णतः जैविक जिले, 6, 7, 8 की संख्या फॉल्स है। इस प्रकार आज हमने चर्चा की किस बारे में? तो आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय 7 के बारे में, जिसमें बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। उन आंकड़ों को हमने देखा, एक बहुत ही अच्छे तरीके से देखा, उन आंकड़ों को समझने का प्रयास किया कि वो आंकड़े क्या कह रहे हैं, उसके बारे में हमने समझ विकसित की। इसके अतिरिक्त उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे जो आपके आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो पटवारी की परीक्षा हो, चाहे वो व्यापम की अन्य परीक्षाएं हो, चाहे मुख्य परीक्षा इस बार की हो, चाहे मुख्य परीक्षा अगले बार की हो, चाहे अगले बार होने वाली प्रारंभिक परीक्षा है, इन सभी की सभी परीक्षाओं में ये आंकड़े आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इससे संबंधित आंकड़ों को आप नोट्स बना करके रखेंगे और अपनी तैयारी में उसका उपयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।